निंग अपने कमरे से बाहर निकला। उसे खुद चलना बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत समय से नहीं चला, लेकिन वे भी इस वजह से विकृत नहीं थे कि उनका उपयोग नहीं हुआ है। यह एक बहुत अजीब अनुभव था। उसने सोचा कि निंग ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से अपने लगभग 10 अलग अलग सोने के बैज उतारकर उन्हें अपने भंडार में रख लिया। निंग ने अपने पीछे से एक आवाज़ सुनी और मुड़कर देखा। उसके प्रति आ रहे व्यक्ति का चेहरा युवा था और वह कोई ऐसा था जिसे निंग ने पहले कभी नहीं देखा था, एक नया शिक्षक। निंग ने सोचा कि शिक्षक की छाती पर एक कांस्य बैज था और उसके चेहरे पर भ्रम और घृणा का भाव था। वह जल्दी से उसके चारों ओर से घूम गया और बाहर चला गया। उसने सोचा कि वह बहुत बदतमीज था। निंग ने एक पल के लिए सोचा कि वह उसकी तरफ उस तरह से क्यों देख रहा था। उसने सोचा, क्या मैं गंदा हूँ? उसने जल्दी से अपनी उपस्थिति की जांच की और जल्दी ही एहसास हुआ कि पिछले कई वर्षों में उसके बाल और दाढ़ी कितनी बढ़ गई थी। ओह, मैं ये काटना भूल गया, निंग ने सोचा और एक ब्लेड निकाला। अपने दिव्य संवेदना का उपयोग करते हुए उसने जल्दी से सब काट दिया। कहा कि तुम किसकी मंजूरी के तहत गए थे? उसने पूछा। ओह पूर्व प्रिंसिपल, निंग ने कहा। मैं समझा, फिर यह ठीक है, महिला ने कहा। फिर भी तुम लगभग 40 साल के लिए गए थे, यह बहुत अच्छा नहीं है। कृपया अगर आप कर सके तो हर कुछ वर्षों में अकादमी में वापस आने की कोशिश करें। ओह बेशक, निंग ने कहा। वैसे आपका नाम क्या है? ये योला है, लड़की ने कहा। आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रिंसिपल योला, मैं आपको चारों ओर देखूंगा, निंग ने कहा और चला गया। हे रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तुम्हारी जानकारी देखनी है, योला ने कहा। ओह, यह निंग रुओंग है, गुड बाय, निंग ने कहा और चला गया। योला ने फिर पूर्व प्रिंसिपल के दस्तावेज निकाले और उन दस्तावेजों में निंग को खोजा। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश की, वह उसकी जानकारी बिल्कुल नहीं ढूंढ पाए। निंग भूमिगत से बाहर निकला और अल्केमी विंग्स के स्टाफ रूम में गया। वह वहां गया और पाया कि वह पूरी तरह से बदला हुआ था। वहां कई शिक्षक थे जिन्हें उसने बिल्कुल नहीं पहचाना। डेस्क और बेंचें कमरों में स्थानांतरित लग रही थी। कमरा फिर से सजाया गया था और हे, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं खेती के दौरान कभी परेशानी में नहीं था, निंग ने कहा। कमरे में अन्य शिक्षक हलचल की ओर आकर्षित होने लगे क्योंकि वे एक दूसरे को देखकर सोच रहे थे कि उनका शिक्षक और सीनियर इतनी ज्यादा क्यों रो रहा है। वैसे सोने का तारा बनने पर बधाई, अभी भी वही आवश्यकताएं हैं, है ना? निंग ने पूछा। हाँ बिल्कुल, राया ने कहा, क्योंकि उसने अपने आंसू पोंछे। वैसे लगता है कि बहुत कुछ बदल गया है जब से मैं लापता हुआ था। मैं अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए जाऊंगा। तुम अब जो करना है वह करो, निंग ने कहा। रिया ने सिर हिलाया। मुझे तुमसे ये देखकर खुशी हुई कि तुम इतनी अच्छा कर रहे हो, निंग ने कहा जैसा कि उसने उसके सिर को थपथपाया और चला गया। निंग बीस्ट मास्टर के पंखों की ओर बढ़ा और देखा कि चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। कोई ऐसा नहीं था जिसे वह जानता था। उसने गोंज के बारे में पूछा और अधिकांश लोगों को पता भी नहीं था कि वह कौन था। फिर वो कलाकृति विंग की ओर बढ़ा और चारों ओर देखा। वो अंदर गया और वही चीज़ देखी, अलग कमरा और अलग लोग। तालहाहा, मैंने अपने सिस्टम से एक कला खरीदी जो मुझे मेरी शाश्वत युवा उम्र दिलाती है। उस दिन से मैंने शारीरिक रूप से वृद्ध होना बंद कर दिया। एलिनोरा ने कहा। मैंने इतने बार बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन हर बार तुम्हें मिस किया। निंग ने कहा। मैं खुश हूं कि मैं अंततः तुम्हें देख पाया। ऐसा मत कहो, एली ने कहा। वो अब तक आंसू बहाने लगी थी। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं रोऊंगी। हाँ, कभी कभी रोना अच्छा है, निंग ने कहा जबकि वो थोड़ा भावुक हो गया। खैर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या मतलब है? एली ने पूछा। तुम अभी भी अकादमी में क्यों हो? मुझे लगा था कि तुम अब तक चले गए होंगे, रिगोड परिवार को बेहतर बनाया होगा और बाहर एक बेहतर जीवन पाया होगा। निंग ने कहा। मुझे यहाँ शिक्षक होना पसंद है, यह मुझे अपने कला पर काम करने की स्वतंत्रता देता है। इसके अलावा एंडर घर पर पिता और भाभी के साथ है, वो अब परिवार का ध्यान रख रहा है। एलिनोरा ने कहा। तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम्हारे पास खुद का परिवार नहीं है, पति या जो भी कहते हैं? सही कहा, एक डीए साथी, नाम पूछा? नहीं, एली ने थोड़ी गहरी सांस ली। मैंने सही समय का इंतजार किया, लेकिन कोई बात नहीं। ओ सही, कब किया? अभिनंदन ने अपने अनुभव के बारे में भी बात की कि उसने हर जगह केवल बदलाव देखे और यह उसके लिए कितना अजीब था। वाह, मैं नहीं सोच सकता कि आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। एली ने ईमानदारी से कहा। मैं कई बार आपसे भुला देने के करीब था। केवल तभी जब मैंने सिस्टम के पैनल को देखा मुझे आपकी मौजूदगी का याद आया। वाह, क्या मैं सच में इतना लंबे समय तक गायब था? कब रुको, किसी ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, जबकि उन्होंने अपनी साधना की शक्ति को बढ़ाते हुए निंग को रोकने की कोशिश की। हालांकि निंग को उस आभा की कोई चिंता नहीं थी। निंग ने सोचा, वो यहाँ क्या कर रही है? जैसे ही उसने योला का सामना करने के लिए मुड़कर देखा। हे प्रिंसिपल योला, क्या हो रहा है? निंग ने पूछा। शिक्षक एली, उस घुसपैठिए को पकड़ो, योला ने दूर से चिल्लाते हुए कहा। निंग और एली दोनों काफी भ्रमित थे। उन्होंने योला का इंतजार किया ताकि वो अपने बारे में बता सके। क्या हो रहा है? योला ने पूछा। शिक्षक एलेनोरा, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? योला ने पूछा। बिल्कुल, एलेनोरा ने कहा। ठीक है, फिर चूंकि शिक्षक एलेनोरा आपको जानती हैं, मैं काफी आसानी से अगर उसे बंद खेती के लिए जाने की अनुमति नहीं मिलती तो उसे अकादमी से निकाल दिया जाता। ओह, मुझे समस्या का पता हो सकता है, एली ने कुछ सोचने के बाद कहा। योल, क्या तुमने अभिलेखालय की जांच की? अभिलेखालय? नहीं, मैं उम्र से खजाने में नहीं गई। योल ने कहा। क्यों?
एली फिर निंग की तरफ मुड़ा और पूछा, तुम्हें वन खेती के लिए छुट्टी किसके लिए चाहिए थी? हम, और कौन होगा? स्पष्ट रूप से माँ, वो अकेली थी जिसे मुझे ऐसा करने की अनुमति थी, निंग ने कहा। मुझे पता था, एली ने कहा और एक गठन सेट करने वाला निकाला, फिर सिर्फ उन दोनों के बीच एक छिपाने वाला गठन स्थापित किया। मेव 600 साल पहले मर गई थी, उसके बाद हमारे पास उसके बाद 2 अन्य प्राचार्य थे। योल ने कहा, 600 साल पहले रुको, तब मैं कितने समय से खेती कर रहा था? साई ने पूछा, मैं तुम्हें ये पहले बताना चाहता था लेकिन बाधित हो गया। एली ने कहा, जब से तुम इस अकादमी में शामिल हुए हो तब से लेकर अब तक, यह 1800 साल से थोड़ा अधिक हो गया है। निंग ने पहले सोचा कि उसने गलत सुना, इसलिए उसने पूछा, क्या हो रहा है? ये जानने के लिए योल ने पूछा। तुम्हें खजाने में जाना चाहिए और उसका नाम देखना चाहिए, मुझ पर विश्वास करो, वो एक शिक्षक है। एली ने कहा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं जाकर देखूंगा, तुमने कहा और चले गए। 18,800 साल, हाँ, आखिरी वाला भी शायद 1000 साल से अधिक चला होगा, निंग ने धीरे से कहा। इतना समय, ज्यादा चिंता मत करो, एली ने कहा, यही एक किसान का जीवन है, कुछ और 100 सालों की खोज में हम एक कमरे में हजारों साल बर्बाद कर देते हैं। साइग, जो हुआ वो हो चुका है, चलो कहीं और चलते हैं और बात करते हैं, निंग ने कहा, इससे पहले कि वो एली के साथ आगे बढ़े। वो शहर में गया जो काफी हद तक चौड़ा हो गया था, सभी इमारतें बदल गई थीं या लाल हो गई थीं। शहर की संस्कृति भी बहुत अलग थी। निंग बस चुपचाप यहाँ वहाँ घूमता रहा। हम कहाँ जा रहे हैं? एली ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैं बस यहाँ वहाँ चल रहा हूँ, मैंने अनुमान लगाया, निंग ने सोचा जब वो पीछे एली के साथ चल रहा था। उन्होंने कुछ घंटे चलते रहे जबकि एली निंग के पीछे था। निंग ने रास्ता छोड़ दिया और एक जंगल में चला गया। क्या तुम अकेले वापस जा सकती हो? निंग ने पूछा। एली हाँ कहने वाली थी जब उसे कुछ और याद आया और उसने कुछ और पूछा, क्या मैं नहीं आ सकती? उसने पूछा, ओ, आप बिल्कुल आ सकते हैं, हालांकि केवल मुझे ही पता है कि वे कौन हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि आपका समय कैसा होगा। निंग ने कहा, कोई बात नहीं, यह उत्तरी महाद्वीप में है ना? मैं वहां जाने का सपना देख रही हूँ। उन्होंने दक्षिणी महाद्वीप के लिए दूरसंचार निर्माण को ठीक किया, इसलिए मैं वहां गई हूँ, लेकिन वे अभी भी उत्तरी महाद्वीप के लिए कुछ भी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यह काफी परेशान करने वाला है। एलेनोरा ने कहा, रुको, उन्होंने एक दूरसंचार निर्माण को ठीक किया? जब निंग ने पूछा, कुछ शताब्दियां पहले 2 निर्माण मास्टर भाइयों ने अपनी पूरी जिंदगी इस पर काम किया और अंततः दूरसंचार निर्माण के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने में सफल रहे। सेफ साम्राज्य इस कारण से काफी व्यस्त जगह रही है। उन्हें नोआ साम्राज्य के सम्राट द्वारा उनके टूटे हुए निर्माण के लिए भी ऐसा ही करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ वास्तव में गलत है। किसी भी निर्णय जो हमारे अपने हैं, क्या ये ठीक है? निंग ने पूछा। हाँ, यह मुझे अच्छा लगता है, एली ने कहा। बढ़िया, मुझे अपने जानवरों से पूछने दो कि क्या वे उत्तरी महाद्वीप पर जाना चाहते हैं। वे सभी वहीं पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें यह सुनकर काफी खुशी होनी चाहिए। सच में, निंग ने कहा। जैसे ही उसने कहा, आसमान की रोशनी मध्यम हो गई क्योंकि नाइट निंग के ठीक बगल में पहुंच गया। उसके बाद ब्लू आया और अंततः रिस भी वापस आया। वे सभी एक क्षण के लिए 20 स्पेस में वापस गए और निंग ने अपना हाथ बढ़ाया। लेटुन जाओ, उसने पूछा। एली ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ थाम लिए। फिर वे गायब हो गए। निंग ने अपरिचित छात्रों से भरी एक कक्षा को पढ़ाया। वो अपने कुछ महीने लंबे साहसिक यात्रा से लौटने के बाद से कुछ दिन हो चुके थे और पढ़ाने में वापस आ रहे थे। योला ने निंग के बारे में सीखा था लेकिन फिलहाल इसे छुपाए रखने का फैसला किया। हालांकि उसने एक ऐसा काम किया जिससे निंग थोड़े भ्रमित हो गए। उसने उसकी सभी सोने की सितारे ले लीं, इसलिए अब उसके पास कोई सितारा नहीं था और उसे फिर से शुरुआत करनी होगी। उसका सोचने का तरीका यह था कि चूंकि उसके पास बहुत समय हो गया था। कुछ के बारे में सोचते हुए एनिंग बहुत आभारी था कि उसने सिर्फ इलिया से मुलाकात की थी जब उसे एहसास हुआ कि कई शिक्षक और छात्र कहीं जा रहे हैं। क्या हो रहा है? एनिंग ने पूछा। मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि संत रसायनज्ञ प्रकट हो गया है, इलिया ने कहा। ओह, वो आदमी अभी भी जिंदा है? एनिंग ने पूछा। शायद उसने कोई गोली खाई होगी या कुछ, इलिया ने कहा। शायद, कहा, लेकिन इस तरह की गोलियां आमतौर पर आपके लिए खराब होती हैं, यह आपकी उन्नति को बाधित करती हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इसका इस ग्रह के लोगों के लिए वास्तव में कोई मायने नहीं रखता। दोनों ने आगे बढ़ते हुए एक समूह को देखा जो कुछ लोगों के चारों ओर घूम रहा था। उनमें से ज्यादातर या तो अल्कमी विंग के स्टाफ या शिक्षक थे। वे सभी एक बुजुर्ग व्यक्ति के सामने झुक रहे थे जो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर लग रहा था। इस संप्रदाय की खुशी है कि आप यहाँ हैं, वरिष्ठ योल, कहा गया। आपको एक मरते हुए बूढ़े आदमी के प्रति ऐसा प्रतिक्रिया दिखाने की आवश्यकता नहीं है, संत रसायनज्ञ ने कहा। मैं एक अनुरोध के साथ आया हूँ। योल की आंखें चमक उठीं। किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरोध जो 10वीं कक्षा की गोलियां बना सके। पुराने आदमी ने कहा कि अगली प्रतियोगिता से सबसे अच्छे अल्केमी छात्र का चयन करने का निर्णय लिया गया। चारों ओर गास्ट की आवाजें गूंज उठी और क्राउड स्टंट था। योल ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी और काम पर लग गई। जल्द ही जानकारी तेजी से फैलने लगी। ये केवल गैल साम्राज्य के लोग नहीं थे जो इस जानकारी को जानते थे या फिर केवल केंद्रीय महाद्वीप के लोग। जानकारी पूरी दुनिया में फैली और हर एक ने वही चीज सीखी, वही जानकारी। संत अल्केमिस्ट, जो कि एकमात्र ज्ञात अल्केमिस्ट में से एक है जिसने 10वीं श्रेणी की गोली बनाई थी, अब अपनी पूरी विरासत एक ही छात्र को सौंपने की योजना बना रहा था और यह बहुत ही आकर्षक था। जल्द ही पूरी दुनिया महत्वाकांक्षा की आग में जल रही थी जब सभी टेलीपोर्टेशन संरचनाओं की ओर बढ़ रहे थे।
मुझे विश्वास नहीं होता कि वो बूढ़ा आदमी भी मर रहा है। हमने वास्तव में बहुत समय तक जिया है ना? एली ने पूछा। हाँ, हमने, निंग ने कहा, हालांकि इसके लिए मेरे लिए ये तो अभी शुरुआत ही है, उसने सोचा। कम से कम तुमने समय पर संरचनाएं कार्यान्वित कर दी। एल ने कहा कि हम सभी आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आभारी हैं, इसलिए इस बारे में खुद को बिल्कुल भी दोषी महसूस न करें। भले ही जीवन हमसे आगे निकल जाए और हम उम्र के कारण मर जाएं, इसका मतलब ये होगा कि हमारा नियमित चक्र समाप्त हो गया। याद रखें, हम सभी दिन के अंत में पुनर्जन्म चक्र में लौटेंगे, भले ही हम मर जाएं, आप निश्चित रूप से हमें फिर से खोजने के लिए वहां होंगे। शिक्षक निंग, क्या आप भी आ रहे हैं? रिया ने बीच में पूछा। मुझे लगता है मैं कहीं और जा रहा हूँ, हालांकि, निंग ने कहा जब वो अकादमी के पीछे के खेतों में छात्रों की सभा में पहुंचा। 1 साल बीत चुका था और यह डेसियल प्रतियोगिता का समय था। छात्र इस छोटे से एडवेंचर पर जाने के लिए सभी खुश और उत्साहित थे। न केवल ये, बल्कि एल्केमिस्ट के छात्र विशेष रूप से इस दशकाधिक प्रतियोगिता में दांव पर पड़े मुद्दों के कारण चंचल थे। वाह, इतनी सारी लोग, निंग ने चारों ओर देखते हुए कहा। आप यहाँ क्यों हैं? मैंने सोचा कि आपने कहा था कि आप नहीं आ रहे हैं। एल ने साइड से पूछा। ये केवल इसलिए था क्योंकि अना ने कहा कि वह नहीं आएगी, इसलिए मुझे इसकी वर्कलेस चिंता नहीं थी। लेकिन हवा में ऑरेलिया तथा निंग ने उस पर चढ़ाई की बोट अचानक भाप छोड़ने लगी, जो उनके चारों ओर चिपक गई। भाप फिर संक्षिप्त हो गई और बोट के चारों ओर कुहासा जैसा जमा हो गया। योल की बोट उड़ गई और सभी ने उड़ना शुरू कर दिया। एलिया ने अपनी बोट भी हिलाई जैसे ही वो कुहासा का एक निशान छोड़ रही थी। वो उड़ रही थी। निंग ने उसके चारों ओर देखा तो मेरे ब्लूप्रिंट विफल हो गए हैं, है ना? उसने कहा। मैंने तुमसे कहा था कि हमें धातु के बजाय चमड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। कहा कि तुम मुझे विचारों के साथ सृजनात्मकता छोड़ दो। उसने उसकी ओर देखा और कहा, अरे खुश रहो, भले ही यह ऐसा महसूस न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा लगता है। निंग ने देखा कि छात्र उसे आश्चर्य से देख रहे हैं। सचमुच वे उस उड़ते बादल को देख रहे थे जिस पर वह सवार था। हा हा हा, ये सच में ऐसा दिखता है ना? निंग थोड़ा खुश हुआ। उनका समूह अकादमी के पीछे विशाल जंगल पर उड़ते हुए सूर्य साम्राज्य की ओर बढ़ा। उन्हें चमकीली लाल अकादमी तक पहुंचने में लगभग 5 दिन लगेंगे, जो महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित थी। काफी मजबूत रेगिस्तान, और निंग ने कहा जब उसने रेगिस्तान में एक पर्वत श्रेणी देखी। उसने चारों ओर देखा और सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि हम उस दिशा से थोड़े भटक गए हैं जहां मुझे जाना है, इसलिए मैं अभी चला जाऊंगा। मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा, निंग ने कहा। ठीक है, अलविदा, वहां जो भी तुम्हें मिले उस पर शुभकामनाएं, एली ने कहा। निंग मुस्कुराया और खड़ा हुआ, फिर हल्के से उड़ती हुई बादल बुआ से कूद पड़ा और हवा ने उसे पीछे धकेल दिया ताकि वह अपने मध्य में ही ठहरा रहे। उसने हाथ लहराए और अलविदा कहा। उसने थोड़ा इंतजार किया ताकि लोगों का समूह क्षितिज में उड़ जाए जहां वे अब उसे पहचान नहीं सके। अंदर आओ, निंग ने कहा जब नाइट अंततः छायाओं से बाहर आया। ठीक है, चलो। निंग ने वहां से टेलीपोर्ट किया जहां वह खड़ा था और एक विशाल झील के ऊपर प्रकट हुआ। वह वास्तव में हवा में बहुत ऊंचा था, इसलिए नीचे लोग उसे बिल्कुल नहीं देख पाए। ठीक है, इसलिए नक्शा मुझे इमारतों के बारे में नहीं बताता, मुझे ये स्वयं खोजने होंगे, निंग ने सोचा और एक ढलान के शीर्ष पर उड़ गया और शुरू किया। उस मकबरे में उसने सोचा कि वो वर्तमान में एक स्थान पर था जिसे ग्रीम ओएसिस कहा जाता था। उसे नहीं पता था कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया और न ही उसे इसकी परवाह थी। उसे केवल इस एक मकबरे की चिंता थी। निंग ने मकबरे के प्रवेश के बारे में देखा और वह दोनों निराश और आश्चर्यचकित था। उसके इन नए भावनाओं का मकबरे से कुछ लेना देना नहीं था, हालांकि इसका संबंध उन लोगों से था जो मकबरे में प्रवेश और निकास कर रहे थे। यह अब एक पर्यटन स्थल है, निंग ने सोचा। उसे याद नहीं था कि कांग ने जब छाया देवता तितली के बारे में बात की थी तो इस बारे में कुछ कहा था। उसने यहाँ एक छाया देवता तितली पाई, इसलिए इस स्थान के बारे में कुछ अनूठा होना चाहिए, निंग ने सोचा। लेकिन कांग यहाँ आए हुए लगभग 2 सहस्राब्दियां हो गई हैं और अब यह एक पर्यटन स्थल बन गया है। क्या वास्तव में इस स्थान की उस समय की विशिष्टता अभी भी संरक्षित थी? निंग ने सोचा। फिर भी उसने अंदर जाने का निर्णय लिया। उसने चारों ओर के पूरी तरह से बने दीवारों और उन पर बने चित्रों को देखा। यहाँ जो कुछ भी उसने देखा वह नया लग रहा था। उस सजावट वाली महिला ने कहा, हे, मुझे इस मकबरे के बारे में और बताओ, ये किसके लिए है? ये यहाँ कब से है? कब से यह मकबरा सार्वजनिक दृश्य के लिए उपलब्ध है? निंग ने पूछा। ओह, हम मानते हैं कि यह मकबरा एक अमीर व्यापारी का है जिसने अपनी डाइंग पत्नी के लिए यहाँ हमेशा रहने के लिए एक स्थान बनाना चाहा। कम से कम यही उस दीवारों पर लिखी कहानी कहती है। हम केवल उस ताबूत तक ही व्याख्या कर सकते हैं जहाँ शव दफनाया गया था और जिसे लंबे समय से चुरा लिया गया था। हमारे पास जो बचा है वह इस खाली कमरे में एक टूटे हुए ताबूत के साथ है जहाँ शव होना चाहिए था, महिला ने कहा। निंग ने चारों ओर देखा और स्पष्ट रूप से बता सकता था कि कहानी कैसी थी। यह मकबरा कब से लोगों के लिए उपलब्ध था? निंग ने पूछा। यह मकबरा पहले कई लोगों द्वारा गुप्त रूप से देखा गया था, लेकिन यह वास्तव में सार्वजनिक तब हुआ जब हमारे प्रमुख ने 300 साल पहले इसे एक पर्यटन स्थल बनाने का निर्णय लिया। हमारे पास इस गंदे ओएसिस में दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इसे देखते हुए कि हमारा ओएसिस काफ़ी गंदा है, हमें इसका उपयोग करना पड़ता है, महिला ने कहा। ओह, तो इसे पहले नहीं देखा गया था? कोई कारण नहीं, लेकिन जल्दी से उसने उसे अनदेखा कर दिया। निंग ने धूप की ओर देखा और एहसास किया कि आज के लिए उसका समय समाप्त हो रहा है। मैंने कहा, सभी बाहर निकलो, निंग ने एक बार फिर चिल्लाया। ओई, तुम कौन हो जो मुझे दिखाने की सोचते हो? निंग ने अपनी पूरी खेती की क्षमता को छोड़ दिया जिससे कमरे के अंदर सभी लोग दब गए।
उनमें से किसी ने भी पहले कभी इतनी मजबूत आभा का अनुभव नहीं किया। निंग ने इस बार शांति से कहा और बिना एक क्षण बर्बाद किए अपनी आभा वापस ले ली। लोग पागल आदमी के डर से समूह में बाहर दौड़े। जब सभी चले गए, निंग ने फर्जी ताबूत उठाया और उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। अब कमरे में वास्तव में कुछ भी नहीं था। निंग वहीं रुका रहा और प्रकाश के आकार और भूमि के आकार को देखने लगा जो एक समान हो गया। निंग ने अपने भंडार से एक सुनहरी सिक्का निकाली और उसे उड़ा दिया। सिक्का हवा में उड़ता हुआ कमरे के केंद्र में गिरा, जहां सभी पैटर्न मिलते थे जो पहले फर्जी ताबूत द्वारा छिपा हुआ था। जब सूरज पहुंचा, उसने अपने शरीर को गिरने दिया। उसे नीचे आने में ऐसा लगा जैसे 3 मिनट लगे। एक धमाके के साथ वह नीचे पहुंचा। उसे केवल अपनी घुटनों को थोड़ा ढीला करना पड़ा ताकि वो प्रभाव की पूरी शक्ति को समाहित कर सके। फिर उसने सोचा, यहाँ क्या हो रहा है, और चारों ओर देखने लगा। वो एक अंधेरे गुफा में था, लेकिन वह चट्टानों पर की गई नक्काशियों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये मानव द्वारा नहीं बनाई गई है, निंग ने सोचा जब उसने दीवार पर गहरी रेखाओं को देखा। वे लगभग 40 सेमी गहरी, 15 सेमी चौड़ी थीं और दीवार पर प्रत्येक नक्काशी के बीच में लगभग आधे मीटर की दूरी थी। इस मकबरे के निर्माता ने इन नक्काशियों को बनाने के लिए किस तरह के उपकरण का इस्तेमाल किया? निंग ने सोचा और आगे बढ़ा। ये निशान दीवार के साथ साथ चले गए जब तक कि यह गुफा में एक विशाल खुले स्थान तक नहीं पहुंच गए। जब निंग अंततः खुले कमरे में पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके सामने सैकड़ों मूर्तियां थीं पूरी कमरे में, और ये सभी मूर्तियां कमरे के बीच में एक विशाल ताबूत की ओर देख रही थीं। निंग ने मूर्तियों को देखा। आगे बढ़ते हुए उसने मूर्तियों को हल्का सा छुआ, ये देखता हुआ कि वे कितनी अच्छी बनी थीं और वे किस चीज़ की बनी थीं। अचानक उसने कुछ मूर्तियों को छूते हुए रुक गया। उसने अपने हाथों पर लगे मिट्टी को देखा और सोचा, ये तो बस सामान्य धूल है। क्या ये अद्भुत मूर्तियां सच में इतने साधारण चीज से बनी हैं? उसने कुछ और मूर्तियां देखी और महसूस किया कि मूर्ति पर जो सामग्री थी वो वही थी जो गुफा में थी। इतना आगे जाकर एक कब्र बनाने के बाद उसे सील कर दिया और फिर उस पर एक नकली कब्र बना दी। जिस व्यक्ति ने इतनी अद्भुत कब्र बनाई वो मूर्तियों के लिए एक भी बेहतर सामग्री नहीं क्यों खोज पाया? मुझे यकीन है कि खुद शिल्पकार बेहतर सामग्री के लिए कोशिश करते। ये कितना अजीब था, उसने सोचा। अंततः वो मूर्ति को छोड़कर खुद ताबूत की ओर बढ़ा। जब उसने ताबूत को देखा तो वह थोड़ा हैरान था, क्योंकि यहीं उसने सारी पैसे खर्च की थी। निंग ने सोचा, यहाँ तक कि एक छोटी सी प्राइमोर्डियल, और मूर्तियां चली गईं। एक आवाज उसके मन में प्रवेश कर गई। निंग ने फिर से मुड़कर देखा। इस बार आवाज विपरीत दिशा से आ रही थी और आवाज बहुत अलग महसूस हो रही थी। इसे मत खोलो, एक और आवाज ने निंग को दाएं मुड़ने पर मजबूर किया। वो अभी भी कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब तक उसके मन में यह महसूस करने का संदेह गहरा हो गया था कि क्या हो रहा हो सकता है। तुरंत उसने अपना दिव्य ज्ञान फैलाया, लेकिन वो वहां नहीं रुका। इसके बजाय उसने उन मूर्तियों में दिव्य ज्ञान भेजना शुरू कर दिया, ये जांचने के लिए कि क्या उसके संदेह सच है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक साथ बहुत से दिव्य ज्ञान उसे बमबारी करने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी निंग को डगमगाने में सफल नहीं हो सका। अरे तो यह क्या है? निंग ने कहा। जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा, वो मूर्तियां जिन्हें वो सिर्फ मूर्तियां समझता था वास्तव में ऐसे जानवर थे जो बाहर से मूर्ति बनाने के लिए पैक्स्टेड किए गए थे। मैं हैरान हूं कि तुम्हारे कई प्रकार अब भी जीवित हैं। मनुष्य, क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? यह अवहेलना है। मनुष्यों ने घमंड कर लिया है। लेटुन, उसे एक पाठ सिखाओ। एसटीएस ने कहा कि दुनिया अभी तैयार नहीं है, उन्हें और समय चाहिए। हमारे पास और समय नहीं है, हमें अपने बच्चों के लिए सहना होगा। हाँ, अपने बच्चों के लिए। जानवर अचानक आपस में बातचीत करने लगे और निंग बस वहां खड़ा सब सुन रहा था। अब हम क्या करें? क्या हम मानव को वापस भेज दें? क्या मुझे उससे पूछना चाहिए कि क्या उसने मेरे वंशज को देखा है? सभी लोग ध्यान केंद्रित करना न भूलें, आप सभी ध्यान भटका रहे हैं। हाँ भाई ड्रेक, कृपया मानव से कहो कि वह चला जाए। निंग ने जानवरों को बात करते हुए सुना। वह जानने के लिए उत्सुक था कि वे वास्तव में किस बारे में बात कर रहे थे। क्या हो रहा है? निंग ने पूछा। कुछ नहीं, आपको उस दिशा में वापस जाना चाहिए और यहाँ से उड़ जाना चाहिए जब आपके पास समय हो। मानव सील आपको बाहर जाने से नहीं रोकती। ड्रेक ने कहा। ठीक है, लेकिन ये दुनिया तैयार नहीं है। उसके बारे में क्या था? दुनिया किस लिए तैयार नहीं है? निंग ने पूछा। तुम्हें ये कहाँ से पता चला? ड्रेक ने आश्चर्य से पूछा। तुम क्या मतलब है? उस सिल्वरहॉर्न हिरन ने बस बात की। ओह सही, मैं भूल गया। मैं जानवरों को आसानी से समझ सकता हूँ, तो कभी कभी मैं तुम बोल रहे थे, उसने कहा। जूनियर, मुझे चीज मत कहो, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। सुनहरे शेल भरिंग की प्रतिमा ने कहा। क्या तुमने उसे मास्टर कहा? हाँ, वो मेरा मास्टर है, एगिस ने कहा। बाद में भरिंग की प्रतिमा ने चीखते हुए कहा, तुम मेरी जाति को गुलाम बनाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अरे, मेरे मास्टर के बारे में ऐसा मत बोलो। एजी का आभामंडल तब फट पड़ा जब वह गुस्से में आया। उसका शिखर न्यांडा आत्मा क्षेत्र की कवरेशन आधार विस्फोटित हो गया। मेरे बच्चे, क्या तुम ब्रेन वॉश हो गए हो? भरिंग की प्रतिमा ने पूछा। भाई भरिंग, मुझे नहीं लगता कि मामला ऐसा है, दूसरे जानवरों में से एक ने कहा। वह मनुष्य की सच में परवाह करता है, तो क्या वे सभी करते हैं? एक और जानवर ने कहा। एक बार ड्रैगन, लेकिन तुम्हारे पास असली ड्रैगनों की रक्तरेखा है, ये कैसे संभव है? तुम्हारा आभामंडल मेरे से अधिक शक्तिशाली है। क्या दुनिया ठीक हो गई है? ड्रेक ने पूछा। नीला चारों ओर देखा, बिना तुरंत कुछ जवाब दिए। तुम, अंधेरे सम्राट कौवा ने रात को देखकर चीखते हुए कहा। ये कैसे संभव है?
तुम्हारे पास वो रक्तरेखा कैसे है? ये तो मुझसे बहुत पहले ही विलुप्त हो जाना चाहिए था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? निंग ने पूछा। क्या तुम? नींग ने कहा कि उसका नाम नूरोवन स्मिथ था। ओह, तो वह मानव जीवित रहकर कहानी बताए। हाँ, वह कमजोर वास्तव में एक किताब लिखी। हाँ, वह कौन है? नींग ने इस मोहर के निर्माता और उस समाधि के निर्माण के प्रभारी व्यक्ति से पूछा। बाहर दानव ने कहा, चून की दुनिया मानवों को पसंद कर रही थी, हमने एक को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य देने का निर्णय लिया। और महत्वपूर्ण कार्य क्या था? नींग ने पूछा जब उसने कई प्रतिमाओं की ओर देखा। इस स्थान को सील करने के लिए एक जानवर ने कहा। सही है। ये स्थान वास्तव में क्या है? नींग ने पूछा। यह एक जेल है मानव, इसे इस ग्रह पर कभी भी अस्तित्व में रहे सबसे शक्तिशाली बुरे जीवों में से एक को कैद करने के लिए। ड्रेक ने कहा। नींग को अचानक एक आवाज आई। उसने केंद्र में स्थित ताबूत की ओर देखा और धीरे धीरे पूछा, क्या वो उसी पौराणिक जानवर का ताबूत है जिसे कहा गया है कि उसने तुम सभी को मार डाला था? क्या वही उसका शव है? हाँ नहीं। नीम को एक बार में कई उत्तर मिले, प्रत्येक एक दूसरे का खंडन कर रहा था। यह उलझन भरा मिश्रण नीम को कुछ भी नहीं सिखाता था। क्या आप लोग भाई ड्रेक को बोलने दे सकते हैं? आयन क्षेत्र में जेम ने उस उत्पत्ति का रास्ता खोजा जिसे कई लोग खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे और वहां कुछ समय तक खेती की और आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश किया। ड्रेक ने कहा, माफ कीजिए लेकिन मैं अभी विषय बदल रहा हूं, लेकिन यह उत्पत्ति क्या है जिसे मैं बार बार सुन रहा हूं? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। निंग ने कहा, उत्पत्ति, जैसा हम इसे कहते हैं, ग्रह पर सभी ची का जन्म स्थान है। यह एक ऐसा स्थान है जहां ची का निर्माण होता है। ड्रेक ने कहा, इसका उद्गम स्थल होने के कारण यहाँ किसी और स्थान की तुलना में बहुत अधिक ची सांद्रता है। मुझे शक था, लेकिन ये जानकर अच्छा लगा। क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ है? निंग ने पूछा। नहीं, जिन लोगों ने सीखा था कि जेम उत्पत्ति में खेती कर रहा था, उन्हें उस जानकारी को हमारे पास पहुंचाने से पहले मार दिया गया। हालांकि हम निश्चित हैं कि यह समुद्र में था। ड्रेक ने कहा, मैं समझता हूँ। निंग ने कहा, विषय पर वापस आते हैं, वह ठीक से कैसे सील किया गया था? क्या आप लोग उसे किसी भी तरह से पराजित करने में सफल हुए? हाँ, ड्रेक ने कहा, यह थोड़ा पक्षपाती होना। जिस जीवन को वे अधिक पसंद करते हैं, हमारे ग्रह पहले हर बेस्ट को अपने बीच रखना पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इंसान उभरने लगे, ग्रह की पसंद बदल गई। इसने इंसानों को तरजीह देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बेस्ट कमजोर होते गए। ग्रह पर घाव ने भी मदद नहीं की। जल्द ही इंसान बेस्ट की तरह मजबूत होने लगे। ड्रेक ने कहा, रुको, इंसान उस समय भी बेस्ट के युग में इतने मजबूत थे? नीम ने पूछा। हाँ, वे संख्या में थोड़े थे, लेकिन ग्रह के पक्ष की वजह से इंसान दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे थे। ड्रेक ने कहा, और फिर भी यह जेम था जिसने तुम सबको लगभग नष्ट कर दिया। नीम ने पूछा, मुझे ये किसी संयोग से विश्वास नहीं है। ड्रेक ने कहा, नीम अब उलझन में था। माफ करो, तुमका क्या मतलब है? उसने पूछा। ये कोई संयोग नहीं था कि जेंग इतना मजबूत था। ड्रेक ने कहा, आखिरकार वह भी एक मानवाकार बेस्ट था। नीम को आश्चर्य हुआ कि बेस्ट मानवाकार था। जेम को बेस्ट कहना गलत होगा, वह कई थे लेकिन वह कोई नहीं था। जिम वास्तव में एक आधा बेस्ट आधा, और अपने दुश्मनों का खून चूसने और उनके रक्त से अपने रक्त को जोड़ने की शक्ति, खून चूसने और उनके रक्त को प्राप्त करने की शक्ति, यह एक सामान्य क्षमता नहीं लगती जो किसी को होनी चाहिए। निंग ने कहा, हाँ, हम मानते हैं कि वह एक स्वर्गीय संविधान के साथ जन्मा था जिसने उसे ये सब करने की अनुमति दी। आखिरकार कोई भी साधारण जानवर लगभग 2 सदियों में आत्मा क्षेत्र के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। ड्रेक ने कहा, फिर भी ये 10,000 वर्षों से अधिक हो चुका है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि वह अभी भी जीवित है? निंग ने पूछा। हम जीवित हैं, क्या नहीं? हमें यकीन है कि ह्यून भी जीवित है। हम उसे हर दिन हमारी शक्तियों को सील को खत्म करने के लिए धक्का देते हुए महसूस कर सकते हैं। वह हर दिन मजबूत और मजबूत होता जा रहा है, यहाँ तक कि जब हमने उसे उस स्थान से सबसे दूर सील किया जहाँ से हम कर सकते थे और उसकी अधिकांश ची को भी चूस लिया, फिर भी उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है। यह मुझे चिंता करता है कि जल्द ही हम उसे रोकने में असमर्थ हो जाएंगे। ड्रेक ने कहा, तुमने ची को चूसा? निंग ने भ्रम में पूछा। हाँ, हमने उसे इस जंगल के बीच में सील कर दिया और एक गठन भी बनाया। क्योंकि आपने लोग चाय को ले लिया जो इस रेगिस्तान का अस्तित्व है। क्या इसलिए एक रेगिस्तान में इतनी ऊंची पहाड़ियां हैं क्योंकि यह मूल रूप से एक रेगिस्तान नहीं था? निंग ने पूछा। जानवर थोड़ी देर के लिए चुप रहे। अंततः ड्रेक ने फिर से बोला, ऐसा लगता है कि हमारी जेम को जल्दी निपटाने की दौड़ में हम भूल गए कि इस दुनिया में हम कौन से प्रतिकूल प्रभाव छोड़ रहे थे। ओ एंड स्टोज, हमें माफ करें, आपके वंशजों ने वह नष्ट कर दिया जिसे आप प्यार करते थे। ड्रेक ने पुकारा। माफ करें, हर दूसरे जानवर ने भी पुकारा। निंग वहां खड़ा रहा जैसे जानवर शोक मनाने और माफी मांगने लगे। वह कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं रहा था, लेकिन उसने सोचा कि जानवरों के लिए ये कैसा महसूस होता होगा। वह ऐसी सोचों से थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन जल्दी ही उसने और अधिक भावुक होने से रोक दिया। तो चाय कहाँ जा रही है? मुझे उम्मीद है कि आपने इसका अच्छा उपयोग किया है, निंग ने पूछा। हाँ, हमने जो थोड़े समय में किया उसमें सर्वश्रेष्ठ किया। हमें पता था कि हम अपने बच्चों को बाहर नहीं छोड़ सकते, लेकिन बाद में बताना। ड्रेक ने कहा कि अब और भी संदेहास्पद हो गया हूं। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपने मुझे नहीं बताया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। यह महसूस होता है कि आप मुझे उस सभी चीज़ों को स्वीकार करने के लिए दोषी महसूस कराने जा रहे हैं जो आप मुझे करने के लिए बना रहे हैं। मुझे वहां जाने देकर। ड्रेक ने कहा, ठीक है, ठीक है।
उन्होंने हार मान ली। हम चाहते थे कि आप हमारे बच्चों को समय समय पर हमारे पास लाएं। हम में से एक बच्चा बाहरी दुनिया के बारे में जिज्ञासु हो जाता है और हमारी सावधानी के बावजूद वे बाहर की दुनिया में चले जाते हैं। चूंकि सील का बाहर जाने का पहलू गैर मौजूद है, वे आसानी से इस धुन से बाहर निकल जाते हैं। मुझे नहीं पता कि ऊपर क्या खतरे हैं। दुनिया अब इंसानों से भरी हुई है क्योंकि यही इस ग्रह की इच्छा है। हमें चिंता है कि हमारे बच्चे उन खतरों से सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, या तो वे जो लौटना चाहते थे वे इस तरह से नहीं कर पाए थे जिससे सील बनाई गई थी। तो हम सभी आपसे पूछना चाहते थे कि उन खोए हुए बच्चों की मदद करें, हमसे फिर से मिलाने के लिए। यही सब है। 3 बीस्ट्स बाहर निकले और जैसे ही वे बाहर पहुंचे, उन्हें कुछ तेज रोशनी द्वारा स्वागत किया गया। जब तेज रोशनी अंततः चली गई, निंग ने नीचे विशाल जंगल को देखा जहां विभिन्न रंगों के सैकड़ों पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। चारों लोग एक पहाड़ी की चोटी पर थे और नीचे खूबसूरत हरे दृश्य को देख रहे थे। अरे देखो, यह अद्भुत लग रहा है, निंग ने कहा जब उसने अंतहीन जंगल को देखा जहां चारों तरफ बीस्ट्स दौड़ रहे थे। यहाँ की ची बहुत सांद्रित है, यह उस एक बीस्ट आइलैंड के समान है, अगर उच्चतर नहीं है, निंग ने कहा। आप लोग क्या सोचते हैं? ये वास्तव में अद्भुत है, मास्टर एजिस ने कहा। मैं अपने भाइयों को देख सकता हूँ, ब्लू ने कहा जब उसने दूर में कई बार ड्रैगन्स को देखा। हालांकि रात चुप रही, कुछ नहीं बोली। अचानक 2 बीस्ट्स हवा में उड़ते हुए आए और निंग के सामने पहुंच गए। जब वे उसके करीब पहुंचे, उन्होंने चारों की ओर दिव्य संवेदनाएं भेजीं। निंग को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने उन्हें आने दिया। पूर्वज कभी किसी को इतना मजबूत भेजेंगे? उन्हें शायद मुझे मदद करने के लिए भावनात्मक रूप से दबाव डालना था। उन्हें नहीं पता था कि मैं अन्यथा उनकी मदद करूंगा या नहीं। निंग ने कहा कि आपकी यात्रा का उद्देश्य कुछ नहीं है। उन्होंने लगभग यही पूछा। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ चारों ओर देखूंगा और चला जाऊंगा। निंग ने कहा कि जानवर अभी भी काफी सतर्क थे और तुरंत जवाब स्वीकार नहीं किया। अचानक निंग ने अपनी साधना की शक्ति को पूरी तरह से छोड़ दिया, जिससे जानवरों के समूह को उसकी अविश्वसनीय ताकतवर आभा में डुबा दिया। जानवर मुश्किल से अपनी साधना की शक्ति का उपयोग कर पाए ताकि कुचले न जाएं। फिर आभा गायब हो गई। जैसे ही यह प्रकट हुई थी, वहीं से गायब हो गई। जानवर फिर से उठ खड़े हुए और तुरंत लड़ने की मुद्रा में आ गए। क्या आप लोग मुझे हरा सकते हैं यदि मैं आपसे लड़ूं? निंग ने पूछा। जानवरों ने अपनी ओर देखा, उस सवाल का सकारात्मक उत्तर खोजने की कोशिश की। दुर्भाग्य से ऐसा कोई उत्तर नहीं मिला। नहीं, हाँ, निंग ने पूछा। जानवरों ने सहमति में सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं किया। फिर आपको लोग रुक जाना चाहिए। हालांकि यहाँ के जानवर अलग थे, नाइट और ब्लू असामान्य रूप से प्रभुत्व वाले थे। इस ऑरा ने कई जानवरों की नज़रें अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था। तीनों को पूरे हालात के बारे में बहुत अजीब लग रहा था। अगिस कुछ सुनहरे खोल वाले बीटल्स और बाकी जानवरों से घिरा हुआ था और उनके बारे में बात कर रहा था। ब्लू ने कई जानवरों के सामने सभी ऊंचाई और प्रभुत्व से व्यवहार करना शुरू कर दिया था, जो उसकी ऑरा से आश्चर्यचकित थे, जिसमें उसके असली ड्रैगन की रक्त रेखा की ऑरा भी शामिल थी, जो विशेष रूप से उन जानवरों की नज़रें खींचने में प्रभावी थी जिनमें ड्रैगन की रक्त रेखाएं थीं। जैसे कि नाइट, वह खुद को अकेला रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अन्य जानवरों द्वारा भी घेर लिया गया था। वे उससे उसकी विशेष रक्त रेखा के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके लिए नाइट को अभी तक ये भी पता नहीं था कि उसके पास कुछ विशेष था। उसके पास जो शक्तियां थीं, उन्हें उसने जन्म से ही सहजता से इस्तेमाल करना सीखा था। ये सिर्फ अब था जब वह अन्य अंधेरे सम्राट कौवे से मिला था कि उसने आखिरकार सीखा कि मेरी कोशिश मजबूत होने की है। मैंने तीनों को भी पा लिया। शुक्र है कि मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। इसलिए आपके पूर्वज चिंतित हैं। दुनिया बदल रही थी और उनके पास ये देखने का पर्याप्त पूर्व ज्ञान था कि अगर उन्होंने आपको बाहर छोड़ दिया तो क्या हो सकता था। निंग ने कहा, मैं देखता हूँ। बीस्ट ने कहा कि उन्होंने खुद के बीच बात करनी शुरू कर दी कि स्थिति वहाँ कितनी खराब थी। सीनियर, क्या इसका मतलब है कि हमें अपने बच्चे के लिए चिंतित होना पड़ेगा? बीस्ट ने पूछा। मेरा बेटा कुछ साल पहले इस जगह को छोड़ चुका है, क्या वह ठीक है? मेरा बच्चा भी ज़्यादा समय पहले नहीं गया। मुझे आशा है कि उसे जल्दी देखूंगा। ग्रेबैक के बच्चे ने भी इस जगह को काफ़ी साल पहले छोड़ दिया। ओह नहीं, अगर दुनिया इतनी खराब है तो क्या हमारे बच्चे ठीक रहेंगे? निंग ने बीस्ट की ओर देखा जो चिंतित और घबराए हुए दिख रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, निंग ने कहा। जबकि यह सच है कि बाहर सभी अच्छे नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ बुरे लोग भी नहीं हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई आपके बच्चों को तामपता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपने लोगों के बीच जैसे वे दोस्त हों। अगिस एक ऐसे स्थान पर बहुत मजे कर रहा था जहां निंग को विश्वास नहीं था कि वह मजे कर सकता है। जबकि वह अन्य लोगों के आसपास शर्मीला था, उसे अपने लोगों के आसपास वह आत्मविश्वास खोता हुआ प्रतीत हुआ। निंग ने तब मुस्कुराया जब उसने देखा कि आखिरकार अगिस अपने लिए जीवन जीना शुरू कर रहा है। फिर उसने बाहर नीले को देखा जो अपनी शानदार उपलब्धियों को दिखा रहा था और कैसे वह जल्द ही पूरे ग्रह का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाएगा। निंग ने मुस्कुराया जब उसने देखा कि नीला वास्तव में सम्मानित होना पसंद करता है और शुक्र है कि वह अन्य जानवरों को परेशान नहीं कर रहा था। अन्य जानवरों ने भी उसे बहुत पसंद किया। तुरंत ही नाइट, जो अकेले और चुप रहना पसंद करता था, अन्य जानवरों के प्रति खुलने लगा जो लगातार उसे प्रश्न पूछते थे। वह उस समय फंस गया जब एक मादा अंधेरे सम्राट कौवा उसके करीब होने लगी और जब उसने बात की तो लगभग हकलाने लगा। निंग के भीतर एक गर्म एहसास उभरा।
आखिरकार कहीं तो है जहां वे शामिल हो सकते हैं, निंग ने सोचा। एक विरोधाभासी भावना उसके मन में उभरने लगी। डी, ये ठीक है, यह कोई बुरी जगह नहीं है। नाइट ने कहा, वास्तव में ये केवल ठीक है। निंग ने एक गहन नज़र से पूछा। नाइट अचकचा गया और कहा, मैं मानता हूं कि यह इससे बेहतर है। मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूँ, तो आप लोग सच में इस जगह को पसंद करते हैं, है ना? लेकिन दुर्भाग्यवश जाने का समय हो गया है, निंग ने कहा। तीनों जानवरों के चेहरों पर अनिच्छा के संकेत दिखे। क्या हम थोड़ी देर और नहीं रह सकते, मास्टर? ब्लू ने पूछा। क्या तुम रहना चाहते हो? निंग ने पूछा। ब्लू और अगिस ने क्रोधित तरीके से सिर हिलाया। नाइट ने उत्तर न देना चाहकर नजरें फेर लीं। ठीक है, चूंकि अंतर्महाद्वीपीय प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है, मैं वहां जाना चाहता हूं ये देखने के लिए कि वहां किस तरह की प्रतिभाएं हैं, निंग ने कहा। चूंकि यह 1 महीने लंबी प्रतियोगिता है, इसे खत्म होने में काफी समय लगेगा, इसलिए आप लोगों के पास एक विकल्प है। मैं अभी तीनों के साथ जा सकता हूं और हम केवल कभी कभार ही खोए हुए जानवरों को वापस लाने के लिए लौट सकते हैं, या आप यहां अगले महीने या शायद और भी अधिक समय के लिए रह सकते हैं जबकि मैं एक धीमी जिंदगी जी रहा हूं। निंग फिर से गुफा के लिए उड़ गया। अरे वो ठीक है, लेकिन तुम किस महीने वापस आ रहे हो? ड्रेक ने पूछा। आपका मतलब किस महीने है? मैं 1 महीने में वापस आ रहा हूँ, निंग ने कहा। हाँ, लेकिन कौन सा? ड्रेक ने पूछा। 1 महीने के कितने अलग अलग प्रकार होते हैं? मैं 30 दिनों में लौटूंगा, निंग ने कहा। जानवरों ने एक पल के लिए नहीं बोला, फिर उनमें से एक ने फिर से कहा, हाँ, लेकिन कौन सा? अब निंग भ्रमित था। आपका मतलब किससे है? उसने पूछा। जानवर फिर से चुप हो गए, हालांकि उनके अधिकांश शरीर पत्थर में कैद थे। निंग उनकी भावनाएं देख नहीं सका। अंततः ड्रेक ने पूछा, क्या तुम नहीं समझे जब तुम यहाँ आए? क्या नहीं समझा? निंग ने पूछा। कि यहाँ समय अलग तरीके से चलता है, ड्रेक ने कहा। निंग ने 1 सेकंड के लिए रुककर पूछा, इसका क्या मतलब है? क्या इस गुफा में समय का फैलाव है? केवल इस गुफा में नहीं, बल्कि गुप्त क्षेत्र में भी। तुम क्या सोचते हो, हम हजारों वर्षों तक क्यों जीवित रह सकते हैं जबकि लगातार जेम को नियंत्रण में रखते हैं? ड्रेक ने पूछा। यह इसलिए है क्योंकि समय चलता है, दीवार पर, और आखिरकार समझ गया कि ये क्या थे। ये जेम के पंजे के निशान हैं, निंग ने सोचा जब उसने अपने हाथ को उन निशानों के ऊपर रखा और देखा कि जिम के पंजे उसके हाथों से लगभग 10 गुना बड़े थे। मुझे आश्चर्य है कि वह कितना बड़ा है। एक आदमी और एक पशु के बीच का हाइब्रिड होने के नाते वो वास्तव में अनोखा होना चाहिए, निंग ने सोचा। हालांकि पहली बात तो यह है कि वह आया कैसे, इंसान और पशु, ये जैविक रूप से संभव नहीं है, और जब तक कि यह इसलिए नहीं है कि प्राचीन मानव भी पशुओं से आए थे, तो यह उस समय में संभव था, निंग ने सोचा। उसने इस बारे में सोचना बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन इस पर सोचते रहा। जब वह तैयार हुआ तो वह उड़ गया। जल्द ही वो गुफा की छत पर पहुंचा, लेकिन उसने रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बजाय वो छत के माध्यम से धंस गया। हालांकि उसने कुछ नहीं टकराया, बल्कि उसे ऊपर की कब्र में वापस भेज दिया गया। ये दोपहर के थोड़ा बाद था जब वह बाहर आया। निंग ने चारों ओर देखा और उसे कई लोगों की नज़रें अपने ऊपर महसूस हुईं। उसने अनदेखा कर दिया। कोई कुछ कहे बिना पुरुष डर में थे, और वे सभी लोग जो अपनी जिंदगी के लिए चिंतित थे, लेकिन निंग को परवाह नहीं थी। उन लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं था। उन्हें अकादमी तक 5 दिन बाद पहुंचना था, मतलब मेरे पास अभी काफी समय है। वे सवाल पूछना शुरू कर देंगे अगर मैं अचानक नाव पर फिर से प्रकट हो जाऊं। मैं अनुमान लगाता हूं कि मैं वहां जाने में अपना समय लूंगा। फिर अकादमी छोड़ने के 5 दिन बाद 5 व्यवसायों की अकादमी के लोगों का समूह प्रतियोगिता के स्थान स्कारलेट ओएसिस पर पहुंचा। अब तक छात्रों का समूह बैठकर थक चुका था और केंद्रीय महाद्वीप के एकसार सफर के कारण अभूतपूर्व बोरियत महसूस कर रहा था। निंग के जाने के बाद एलिली ने अपना वाहन चलाना बंद कर दिया और कलाकृतियों को देखने के लिए नाव पर चली गई। हमने पहुंचकर कहा, योला ने समूह से कहा। कई छात्र अचानक ऊर्जा से भर गए और तुरंत आगे बढ़कर नए दृश्य को देखने लगे। एलिली ने विशालता को देखते हुए नीचे की ओर देखा। सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ में मैं सोचता हूं कि अकादमी के लोग इन सभी लोगों का कैसे सामना करेंगे। एलिये ने सोचा, देखो उन सभी शिष्यों को। यूला ने नाव के सामने से कहा, ऐसा लगता है कि इस बार सुरक्षा काफी सख्त हो गई है। एलिये ने थोड़ी और दूर आसमान में देखा और देखा कि कुछ लोग दूसरों को अंदर आने से रोक रहे हैं। इस बार उनके पास प्रवेश की कुछ आवश्यकताएं होनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि वो क्या है। एलिये ने सोचा, चलो चलते हैं, यूला ने कहा और नाव को अकादमी की ओर बढ़ाया। कुछ अलग अलग नावें सभी अकादमी की ओर बढ़ीं और जल्द ही अकादमी की सुरक्षा द्वारा रोकी गईं। ओह, व्यक्ति ने कहा जब उन्होंने समूह को देखा, स्वागत है, प्रिंसिपल यूला। हमें खुशी है कि आप यहाँ आए हैं। हमें खेद है कि हमारा प्रिंसिपल इस बार आपके साथ नहीं आ सकता, यहाँ बहुत व्यस्तता रही है। ओह, ये ठीक है। क्या संत लचीलेता अब तक पहुँच गए हैं? यूला ने पूछा। हाँ, वो कुछ दिन पहले आए थे और ठीक से बस गए हैं। शायद संत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था अल्केमिस्ट खुद। योल की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने सुना कि नाव में सभी शिक्षक और छात्र इसी तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे। ये कौन है? योल ने पूछा। मुझे नहीं पता, सीनियर। वे एक बड़े समूह के लोग थे और उनमें से एक बहुत मजबूत था। मैंने पहले कभी इतनी उच्च खेती का स्तर नहीं देखा, उन्होंने कहा। क्या वे किसी अलग महाद्वीप से थे? योल ने पूछा। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि कौन सा, इसलिए हमें सही पता नहीं है, व्यक्ति ने कहा। मैं समझता हूँ, मैं इसे बाद में पूछूंगा, योल ने कहा।
अभी के लिए चलिए, हम नहीं चाहते कि आपके काम में रुकावट आए। हाँ, कृपया मेरे पीछे आइए, व्यक्ति ने कहा और उन्हें अपने साथ ले गया। शिष्यों ने नीचे विशाल लाल पानी के शरीर को भूल गए और दूसरे महाद्वीप के विभिन्न लोगों के बारे में बात करने लगे। हेमनिन ने कहा, आना नहीं आ रहा तो ये सीनियर हाईसी और उनके परिवार को छोड़ देता है, लेकिन उनका अल्कमी से कोई लेना देना नहीं है। क्या वे यहाँ आए? उसने सोचा, हालांकि अगर वे नहीं थे, मैं 5 पेशेवर अकेडमी शुरू हुई। अपने स्थान पर बसने लगी। उनका रहने का स्थान अगले महीने के लिए एक विशाल होटल जैसी इमारत थी जिसमें कई कमरे थे। ओह, छात्र नए रहने के स्थान पर प्रभावित होकर अंदर गए। जल्दी ही शिक्षकों ने छात्रों के लिए कमरे चुनना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आराम करो, कल प्रतियोगिता शुरू हो रही है, इसलिए आपके पास उसके बाद ज़्यादा फ्री समय नहीं होगा, योला ने कहा। छात्रों ने सिर हिलाया और सभी अपने कमरों में आराम करने चले गए। ज़्यादातर शिक्षक भी अपने कमरों में चले गए, केवल योला अपने कमरे में नहीं गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि एली भी अपने कमरे में नहीं आई थी। शिक्षक एली, तुम आराम नहीं करने जा रही हो? योला ने पूछा। ओह, तुम क्या करोगी? योला, उसने पूछा, क्या तुम्हें आराम की जरूरत नहीं है? मैं जल्दी ही कर लूंगी, योला ने कहा। ठीक है, ड्रामा बंद करो, मुझे पता है कि तुम देखना चाहती हो कि कौन इतना महत्वपूर्ण है कि तुम्हें स्वागत करने का समय भी नहीं दे रहा है, योला ने कहा। हाँ, मैं किसी इतनी बुरी की नज़र से नहीं बच सकती, क्या मैं? योला ने कहा, आओ, मुझे भी जिज्ञासा है, एली ने कहा। देखो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, उसने कहा। क्या मैं जानता हूं तुम? एली ने पूछा। उसे अभी भी यह याद नहीं था कि उसने उसे कहाँ देखा। ओह, तुम मुझे शायद भूल गए हो, आखिरकार इतने साल हो गए हैं। मैं जीवन हेगा हूँ, सिर्फ साम्राज्य के महान प्रारंभिक अकादमी का वर्तमान प्रमुख। मैंने लगभग एक सहस्त्राब्दी पहले 5 पेशों की अकादमी में कलाकृतियों का अध्ययन किया था, तो तुम शायद मुझे बिल्कुल नहीं याद करोगे, जिब ने कहा। ओह, सही है, अब मुझे तुम्हारे बारे में याद आया, वो बच्चा जिसने गंध बम बनाया और निकाला गया, है ना? उसने पूछा। जैन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मुझे हैरानी है कि तुमने वो याद रखा, टीचर एलिनोरा, उसने कहा। मैंने सोचा था कि सभी लोग उसे भूल गए होंगे, उसने कहा। ऐसा कुछ आसानी से नहीं भुलाया जाता, अली ने हल्की हंसी के साथ कहा। मैं देखता हूं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हें हाल ही में प्रमुख बनना चाहिए, है ना? मैंने आखिरी बार प्रमुख होते हुए टाइमों को याद किया था। दुर्भाग्यवश सीनियर ताऊ ने बंद योग में निधन हो गया, इसलिए मुझे उनकी जगह लेनी पड़ी, जीवेन ने दुख भरे चेहरे के साथ कहा। मैं समझता हूँ, अली ने कहा। प्रधान के दरवाजे पर OEFR। हे भगवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीवन ने कहा, आश्चर्य में। ओह प्रधान योला, जीवेन, तुम लोग भी यहाँ हो, क्या तुम उसी चीज़ के लिए यहाँ हैं? उस आदमी ने नाम FR ने पूछा। FR ने एल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो उनके सामने एक साधारण शिक्षक थी। क्या तुम अंदर नहीं जा रहे हो? जीवन ने पूछा। मैंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे प्रवेश करने नहीं दिया, FR ने कहा। उन्होंने आपको प्रवेश नहीं दिया? योला ने उलझन में पूछा। हाँ, मैंने उसके दरवाजे पर कई बार दस्तक दी और वह केवल बाहर आया ये बताने के लिए कि मुझे और देर तक इंतजार करना है। उस आदमी की हिम्मत! फ्रैन गुस्से में आ गया। मुझे नहीं पता कि उस बैगनी रोब वाला आदमी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ओह, तुमने देखा कि वहाँ कौन था? योला ने पूछा। ओह हाँ, वह एक बैगनी पहने आदमी था और उसके सिर पर बाल थे। हालांकि मैंने केवल उसका पीठ देखा, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह कैसा दिखता है, दोस्त ने कहा। जीवन ने उसकी ओर देखा और पूछा, तो तुम नहीं जानते कि वो किस महाद्वीप का है? दरवाजा खुला। धन्यवाद सीनियर, आपके शब्द मेरे लिए बहुत ज्ञानवर्धक थे। अंदर से आवाज आई, ओह एस बाहर है। जीवन, हाँ, कि उसने उसके बारे में ज्यादा जानकारी देखने की परेशानी नहीं की। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिक्षक ने योल से पूछा। क्या आपने हमसे पहले कहीं जाने के लिए नहीं छोड़ दिया था? ऐसा लगता है कि आपके अकादमी के लोग यहाँ हैं, सीनियर ने कहा। जब उसने योल को देखा तो उसने बाकी की ओर देखा और कहा, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा कि आप लोग जल्दी पहुँच गए। मुझे आपको सीनियर से मिलाने दें। निंगसन ने फिर उसे अन्य 2 प्रिंसिपल से मिलवाया, जो पूरे महाद्वीप में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। योल को समझ में नहीं आया कि यह कैसे संभव था। रुको, मैंने सोचा कि आपके चेले ने कहा था कि आप किसी अलग महाद्वीप के साथ थे, जिवेन ने पूछा। ओह, ये केवल एक गलतफहमी थी। सीनियर निंग वास्तव में उत्तरी महाद्वीप के लोगों के साथ थे, इसलिए मैं समझा कि वे एक साथ हैं और मैंने अपने चेले को ऐसा बताया। सर ने कहा, ठीक है, आप लोग बात करते रहें। ऐसा लगता है कि मेरे अकादमी के सदस्य यहाँ हैं, तो मैं अब चला जाऊंगा। निंग ने कहा। ओह नहीं सीनियर, हम आपको इतना भीड़भाड़ वाले जगह में रहने नहीं दे सकते, हमें एक जगह तैयार करने दें। ओएसिस में मैं तुम लोगों से लगभग 2 दिन बाद था, इसलिए मैंने आसमान में उड़ने के लिए अपना समय निकालने की योजना बनाई, लेकिन फिर रास्ते में मैंने कुछ लोगों को विशाल रेगिस्तानी गिद्धों द्वारा हमले का शिकार होते देखा और जब मैंने अंततः उन्हें देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें पहचानता हूँ। निंग ने कहा, क्या तुम उन्हें पहचानते हो? क्या एक लेविस या 7 लाइट सिटी से कोई है? एली ने पूछा। ओह नहीं, मैंने तुम्हें वहां ले जाया था लेकिन उस समय तुम उन्हें नहीं देख पाए थे। निंग ने कहा, क्या तुम गहरे खोपड़ी द्वीप को याद करते हो? गहरा खोपड़ी द्वीप, वह परिचित लगता है। एली ने सोचा, क्या वह उसके घर पर था? हाँ, उस द्वीप को याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं वहाँ लगभग 1 साल था, निंग ने कहा। तो मैंने उन लोगों से फिर से मुलाकात की जो पर्पल बीस्ट्स अकादमी से थे। जब मैंने उन्हें बचाया और समझा कि वे कौन हैं, तो मैंने उन्हें दिखाया कि मैं उनकी स्कूल का पूर्व छात्र हूँ और मुझे उनके साथ आने की अनुमति दी गई।
एली ने उसकी कहानी को बहुत ध्यान से सुना। तो उन्होंने तुम्हें नहीं पहचाना? हम जिन लोगों को तुम जानते थे वे तब तक पहले ही मर चुके होंगे, एली ने कहा। तेजी से उसने कहा, फिर भी तुम सबके साथ कैसे पहुंचे? अरे हाँ, यह एक शर्मनाक कहानी है, निंग ने अजीब चेहरा बनाकर कहा। इससे बाहर निकालो, एली ने कहा। साई, जब हम यहाँ पहुंचे मैंने देखा कि रास्ता देख रहे लोग थे। मैं ज्यादातर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छुपा रहा था, इसलिए बैंगनी बीस्ट संप्रदाय के लोग कमजोर समझे गए और उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो मैं शायद मेरी आध्यात्मिक शक्ति को थोड़ी सी दिखा दिया ताकि उन्हें डराव ना लगे, निंग ने शर्मीले चेहरे के साथ कहा। और क्या वह तुम्हारे पास आया? एली ने पूछा। हाँ, उसे खुद आना पड़ा जब सुरक्षा में लगे कुछ छात्रों ने मेरी थोड़ी सी डराने से हवा में बेहोश हो गए, निंग ने कहा। एली ने ये सुनकर हंसना शुरू कर दिया। अरे हंसना बंद करो, सब लोग मुझे देख रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है, निंग ने कहा। खैर, बधाई हो, अब यहाँ आने वाले कई लोग जानते हैं कि तुम स्वयं अल्केमिस्ट से भी अधिक महत्वपूर्ण हो। एक दिन बीता और यह टूर्नामेंट का समय था। क्या तुम टूर्नामेंट के कार्यक्रम के बारे में जानते हो? निंग ने पूछा। एली आओ। फिर एली ने कहा कि समूह जल्द ही प्रतियोगिता के मैदान में पहुंचा, जो वास्तव में केंद्र में एक छोटा सा गुप्त क्षेत्र था। अरे एक सक्रिय गुप्त क्षेत्र। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें इसे खुद खोलने की जरूरत नहीं है, निंग ने कहा। सभी प्रतियोगिता वहीं होती है, हम देख सकते हैं कि बाहर से अंदर क्या हो रहा है। अली ने कहा कि उनके पास निर्धारित सीटें थीं और ऐसा लगा कि उन्हें बिल्कुल नहीं जाना है। रेगिस्तानी द्वीप केवल उन सैकड़ों हजारों लोगों के लिए सीटों से भरा हुआ था जो उस स्थान पर आए थे। मैं अब वहां जाऊंगा, तुम लोग तब जाओ जब तुम्हारा समय आएगा, योल ने बाकी शिक्षकों और छात्रों से कहा और मुड़कर जाने लगी। तभी सोड उनके समूह में आया और झुका। वरिष्ठ निंग, क्या आप हमें अपने होने से महरूम नहीं करेंगे? टॉवर में, उसने कहा। ओह, क्या अली आ सकती है? उसने पूछा। निंग ने देखा कि उसके जाने देने में हिचकिचाहट थी और कहा, तुम जानते हो कि वह तुमसे 3 गुना बड़ी है ना? बाल ही, लेकिन वह का सबसे बड़ा पोता है। निंग ने उसकी काफी देखभाल की। बड़े अलिया के लिए आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। हाँ, कहा, कृपया मुझे वरिष्ठ मत कहो, तुम मेरे बड़े हो। एलिया ने कहा। आखिरकार हाँ का जन्म एलिया से बहुत पहले हुआ और वह उसकी तरह ही अगर मजबूत नहीं है। नहीं, तुम एना के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ और नहीं कह सकता सिवाय वरिष्ठ के। कृपया ये सम्मान मुझसे मत छीनो, हाँ ने कहा। एलिया थोड़ी देर हिचके। ठीक है, उसे जो कहना है वह कहने दो, निंग ने कहा। ठीक है, चलो बैठते हैं, एलिया ने कहा। तो तीनों अपनी सीट पर गए और बैठ गए। और अधिक लोग आए और निंग ने समय बिताने के लिए हिजकरे के साथ बातचीत की। संत एल्केमिस्ट भी आए और अपने लिए एक सीट प्राप्त की। निंग ने देखा कि प्रतियोगिता अंततः शुरू होने वाली है। प्रतियोगिता का मेजबान उसे पेश करने लगा जबकि एस ने ऊंचे टॉवर में बैठे लोगों के लिए अपनी छोटी सी व्याख्या दी। तो संत एल्केमिस्ट की मांग पर हम 10 विभिन्न चुनौतियों का संचालन करने जा रहे हैं और उन्हें हर सामग्रियों का नाम लिखना होगा जो वे देखते हैं, उस क्रम में सही नाम के आधार पर सही स्थान पर उन्हें ठीक एक अंक मिलेगा। किसी ने कहा, ओह, वे अंदर जाने लगे। किसी ने कहा, हर किसी ने पहले व्यक्ति को अंदर जाते हुए देखने के लिए नीचे देखा। चूंकि वे अभी अंदर गए हैं, हमें संख्याएं आने के लिए लगभग 9 मिनट तक इंतजार करना होगा क्योंकि उन्हें पहचानने के लिए प्रति सामग्री केवल 5 सेकंड होंगे बिना प्रतिभागियों की रेखाओं को छुए। प्रतिभागियों की लंबाई इतनी थी कि अधिकांश को अपने स्थान पर बैठना पड़ा जब तक उनकी संख्या नहीं बुलाई गई। यहाँ तक कि बहुत से लोग अंदर जाने के बाद भी प्रतिभागियों की संख्या खत्म होती नहीं दिखी। कई प्रतियोगी थे। किसी ने कहा, क्या इसे पूरा करने में हमेशा लगेगा? उन्होंने ये सुना और कहा, गलतफहमी के लिए खेद है। वहाँ केवल एक सेट सामग्री का नहीं है, हमने लगभग 10 सेट 100 के बनाए हैं जिसमें 10 प्रतिभागी एक साथ अंदर जा रहे हैं। यह इतना लंबा नहीं लगेगा। यह अधिक समझ में आता है, इसके साथ ये लगभग 7 घंटे में समाप्त हो जाना चाहिए। ओह, मुझे समझ में आया कि लोग आखिरकार समझ गए कि क्या चल रहा था, लेकिन फिर क्यों नंबर है नामों के बजाय? किसी ने पूछा। ओह, ये कुछ प्रतिभागियों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए है, कहा गया। कई लोगों ने यह व्यक्त किया है कि वे अनजान रहना चाहते हैं, इसलिए हमने उनके इच्छाओं का सम्मान करने और नामों के बजाय नंबरिंग प्रणाली का उपयोग न करने का निर्णय लिया। साई, ये बच्चे न तो 100 वर्ष के हैं और पहले से ही अपनी छवि को लेकर चिंतित हैं, किसी ने कहा, जबकि उन्होंने सिर हिलाया। क्या वजह है कि इतने सारे लोग चादरें पहन रहे हैं? इसलिए कि आप उन्हें अपनी गोपनीयता रखने की अनुमति दे रहे हैं। एक और व्यक्ति ने पूछा। हाँ, यही बिल्कुल है, कहा गया। अगर वे दिखना नहीं चाहते हैं तो मुझे लगा कि उनके लिए अपना चेहरा न दिखाना ठीक है। हालांकि आपको किसी भी तरह की धोखाधड़ी की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने सुनिश्चित किया है कि वे खुद को दूसरों के साथ नहीं बदलते हैं, इसलिए मैंने उन्हें एटीटी ट्रैकिंग ताबीज दिया है। जैसे ही ताबीज उनसे 3 मीटर दूर जाता है, वे अयोग्य हो जाएंगे। आपने उस समय का अधिकांश हिस्सा सोते हुए बिताया, एली ने कहा। हे, तुम मुझे ऐसे नहीं बुला सकते। तो क्या हुआ अगर मैंने सोया? समय तो बीत गया, निंग ने कहा। क्या ये तुम्हारे शरीर के लिए बीता? एली ने पूछा। ओह, ये बूढ़ा होने का मानदंड नहीं था, मैं जानता हूँ, निंग ने कहा। हिजकर्स ने उन्हें लड़ते हुए देखा और हंस पड़े। निंग और एली ने उसे सुना और बात करना बंद कर दिया। क्या क्लेविस से कोई हिस्सा ले रहा है? निंग ने पूछा। हाँ, मेरा भतीजे का बेटा हिस्सा लेने वाला है, हाँ ने कहा। ओह, वह आपके भतीजे का पोता है? हाँ। जब मैं उसे वामोर से लौटने के बाद देखा तो वह बस एक बच्चा था। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह अब दादा भी बन गया है। निंग ने कहा। हाँ, उसका पोता यांडी भी हिस्सा ले रहा है, साथ में शहर के कुछ और बच्चों के।
हिजाइकर्स ने कहा, हालांकि मुझे कहना चाहिए कि मुझे यह नहीं पता था कि बच्चों के पास नामों के बजाय नंबर होंगे। अब मैं नहीं जानता कि वे कितने अच्छे थे। उन्होंने उन किताबों से कितनी अच्छी तरह सीखा जो मैंने छोड़ी थी। निंग ने पूछा। दुर्भाग्य से बहुत ज्यादा नहीं, हिजाइकर्स ने कहा। फिर भी ये सही होना चाहिए न? निंग कहा, ओह वाह, ये कौन है इस बार, क्या हम बता सकते हैं? उन्होंने कहा और एक बार फिर नीचे देखा। उन्होंने 9 उदास चेहरों को देखा जिनमें खुशी का कोई संकेत नहीं था और आखिरकार एक 10वां आकृति थी जो चादर में लिपटी हुई थी और अपना चेहरा छुपा रही थी। ऐसा लगता था ये चादर पहनने वाला व्यक्ति था। सही है, किसी ने पूछा। ये काफी संभव है, दूसरे ने कहा। उन्होंने अपनी छोटी दाढ़ी को सहलाया और कहा, वास्तव में मजेदार। संत अल्केमिस्ट के सीधे आदेश के तहत हमने प्रतियोगिता में 80 सामान्य सामग्री, 16 असामान्य सामग्री, 3 सुपर दुर्लभ सामग्री और अंत में आखिरी सामग्री रखी जो कहा गया था कि यह संत अल्केमिस्ट के मिलने से पहले लुप्त हो गई थी, जिसका मतलब है कि वहां 2 प्रतिभागी हैं जो न केवल सामग्री के बारे में जानते थे बल्कि इसे पहचानते भी थे। कहा, प्रतियोगिता जल्द ही समाप्त हो गई और दिन का परिणाम आ गया। हर कोई या तो खुश था, आशावादी था या किसी न किसी रूप में संदेह में था। फिर भी उन्होंने अगले दिन की प्रतीक्षा की जो उनकी समझ से पहले ही आ गया। इसका उद्देश्य बताया गया। अंतिम दिन लगभग 40,000 प्रतिभागियों के लिए नहीं है। किसी ने सोचा कि वे तीसरे दिन पर 80% से छुटकारा पा लेंगे। ये काफी कुछ है, किसी और ने कहा। उन्होंने तीसरे परीक्षण की व्याख्या शुरू की। तीसरा परीक्षण सरल था। स्क्रीन पर लगभग 100 तत्वों की एक विशाल सूची दिखाई देती थी। प्रतिभागियों को उन तत्वों को शामिल करने वाली गोलियां लिखनी थी ताकि कोई भी 2 गोलियों में समान तत्व न हो। उन्हें 100 गोलियों में से जितनी संभव हो सके का उपयोग करना था। समय शुरू हुआ और इस बार बिल्कुल 10 मिनट थे। प्रतिभागियों ने लिखना शुरू किया और निंग ने तत्वों की सूचियों को देखा। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसका मन तुरंत उन पर आधारित 12 विभिन्न गोलियां बनाने के लिए सक्रिय हो गया, बिना किसी तत्व को छोड़े। प्रतिभागियों का काम पूरा हो गया और न्यायाधीशों के लिए अंकगणना का समय था। ये काफी कठिन कार्य है ना? मैं केवल लगभग 93 तत्व ही कर सका। मैंने 94 किया, लेकिन वह एक गोली के साथ था जिसे मैंने अपने आप बनाया। वे काफी हैरान थे। उन्हें नहीं लगा था कि ऐसी 2 व्यक्ति होंगे जो अब तक की प्रतियोगिता में सब कुछ सही करेंगे। यहाँ तक कि तीसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति भी अब तक कम से कम 5 अंकों से पीछे था। अब तक लोगों के समूह ने यह पहचान लिया था कि 600 अंक वाले 2 व्यक्ति कौन थे। उनमें से एक युवा था जिसकी शक्ल और बाल साधारण थे और वह सफेद चोगा पहने हुए था। दूसरा एक हुड वाला व्यक्ति था जिसे लोग पहचान नहीं सके। कपड़े के अलावा उनके पास और कुछ नहीं था। वे वाकई काफी प्रतिभाशाली हैं, है ना? किसी ने पूछा जब उन्होंने शेष 2000 लोगों को तीसरे कार्यक्रम में भाग लेते देखा जो अब पूरी तरह से दिखाया गया था। अब 7वें दिन। सच में, वाह, उस हुड वाले व्यक्ति ने पहले से ही पूरी विधि याद कर ली थी। कोई और व्यक्ति बोला, देखो, वह युवा भी खड़ा हो गया। किसी और ने कहा। दोनों व्यक्ति ऊपर आए और पूरा नुस्खा फिर से शुरू से लिखा और इसे स्टाफ को सौंप दिया और एक और के लिए वापस गए। उन्हें कुल 10 नुस्खे याद करने थे और कुल 5 घंटे थे। आज की चुनौती क्या है? किसी ने मेजबान से पूछा। उसने नीचे बताने की शुरुआत की, लेकिन इन लोगों को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि एस यहाँ प्रतियोगिता के नियम समझाने के लिए था। उन्हें किसी और की परवाह नहीं थी। एस समझाने के लिए बहुत खुश था, लेकिन इससे पहले कि वह कर सके, संत अल्केमिस्ट खड़ा हो गया। सभी को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस बूढ़े आदमी की अंतिम इच्छाओं को पूरा किया। मैंने अल्केमी की खोज में बेवकूफ़ी से अपना जीवन दे दिया था और मैंने बहुत कुछ सीखा। हालांकि मुझे कोई मानव संबंध नहीं मिला, किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बना। मैं 3000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहा, लेकिन उस समय का हर सेकंड अकेला था। अब मेरे दिनों का अंत आ रहा है और मुझे इसका अफसोस है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे जो कुछ भी मैंने सीखा है उस पर गर्व नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी अल्केमी सीखने में बिताई और जो ज्ञान मैंने हासिल किया है वो सभी के लिए उपयोगी होगा। इसलिए इससे पहले कि मैं इसे किसी भी व्यक्ति को दे दूं, मैंने इस छोटे से प्रतियोगिता का आयोजन किया ताकि मुझे सही व्यक्ति मिल सके जो मेरा ठीक 10 घंटे और उस 10 घंटे में उन्हें सभी 10 गोलियां पूरी करनी होंगी। गोलियों की श्रेणी के अनुसार यहाँ कोई न कोई निश्चित रूप से पहले अल्केमिस्ट का शिष्य और उत्तराधिकारी बनेगा। ये समूह विशेष रूप से उन लोगों के लिए था जिनके बच्चे खेल में थे और वे उनकी प्रदर्शन को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। प्रतियोगिता शुरू हुई और लोग प्रतियोगियों को गुप्त क्षेत्र में गोलियां बनाते हुए देखने लगे। हमें केवल उन 2 पर ध्यान केंद्रित करना है, किसी ने पूछा। शायद नहीं, किसी अन्य ने कहा। तुम क्या कहना चाहते हो? पहले व्यक्ति ने पूछा, क्या आपको लगता है कि वे 10वीं श्रेणी की गोलियां बनाएंगे? दूसरे व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल नहीं। दूसरे व्यक्ति ने फिर पूछा, 9वीं श्रेणी की गोलियों का क्या? या 8वीं श्रेणी की? पहले व्यक्ति ने फिर कहा, मैं कहूंगा कि 6 सबसे ऊंची संभव है, शायद 7, निश्चित रूप से 8 या 9 नहीं। किसी ने कहा, हाँ, तो हम नहीं जानते कि उनका प्रदर्शन कैसा होगा। ये बहुत संभव है कि कोई और करेगा। वे केवल गोलियां बनाने में ही अच्छे नहीं थे, बल्कि वे अविश्वसनीय रूप से तेज भी थे, जो सभी के लिए वास्तव में आश्चर्यजनक था। मैं सोचता हूं कि उन्हें अपनी कुशलता कहां से मिली। जब अन्य लोग एक एकल गोली बनाने में 10 से 15 मिनट लेते थे, तब सबसे अच्छे 2 लोग सभी की आंखों के सामने केवल 5 मिनट में 8 अलग अलग 8वीं कक्षा की गोलियां बना रहे थे, जिससे कुल 64 अंक जुटाए गए। हालांकि 9वीं गोली पर एक समस्या उत्पन्न हुई। कोई नहीं बता सकता था कि क्या ये थकान का प्रभाव था या नुस्खा सही से याद न करने का, लेकिन युवा व्यक्ति ने एक बहुत छोटी गलती की, लेकिन ये बहुत महंगी साबित हुई। जब वह उस गोली को जमा करने गए तो पता चला कि यह एक 7वीं कक्षा की गोली थी, जबकि एक रोब में लिपटा व्यक्ति ने 8वीं कक्षा की गोली बनाई थी।
युवा व्यक्ति ने खुद को एकदम बेहोश होते हुए पाया। उसे उनके कुल अंकों को फिर से बराबर करने के लिए एक 9वीं कक्षा की गोली बनानी होगी, वरना वह निश्चित रूप से हार जाएगा। युवा व्यक्ति था कि हुड पहने व्यक्ति ने अपनी गोली भी समाप्त कर दी थी। उसने सोचा कि उसे 9वां स्थान मिला और वह और भी दुखी हो गया। लेकिन फिर हुड पहने व्यक्ति ने अपने हाथों को खोला और एक ढेर सारी धूल उनके हाथ से गिर गई। युवा व्यक्ति ने आश्चर्य से देखा कि हुड पहने व्यक्ति ने अभी अपनी आखिरी गोली तोड़ दी। हे भगवान, क्या हो रहा है? क्या मैंने सही देखा? क्या उस व्यक्ति ने सच में गोली को कुचल दिया? क्या ये कोई ऐसी गोली बनाने की तकनीक है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? दर्शकों में से कई लोग, जिनमें सहभागी भी शामिल थे, ये समझने में भ्रमित थे कि क्या हो रहा है। वो बिखरा हुआ पाउडर, जो कभी एक गोली था, वास्तव में कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने अंतिम दिन की अलकमी प्रतियोगिता में कल्पना भी नहीं की थी। पूरे प्रतियोगिता पर नजर रखने वाले मेजबान ने उठकर हुड पहने व्यक्ति की ओर कदम बढ़ाया। क्या ये जानबूझकर किया गया? उसने पूछा। लोग देख सकते थे कि हुड पहने व्यक्ति ने बस सिर हिलाया। आप जानते हैं कि आपको सामग्री का एक और सेट नहीं मिलेगा, है ना? उसने पूछा। हुड पहने व्यक्ति ने एक बार फिर सिर हिलाया। मेजबान और अन्य लोग आए। दूसरी व्यक्ति, भले ही उन्होंने एक पूरा पिल खो दिया हो, मेजबान ने नीचे पुरस्कार समारोह की तैयारी शुरू कर दी, जबकि एस ने टॉवर में बोलना शुरू किया। सीनियर्स ने बच्चों को नीचे जाने और उन्हें बधाई देने दिया। उन्होंने आज प्रतियोगिता में वास्तव में अद्भुत काम किया है। एस ने कहा, हाँ, हमें जाना चाहिए। किसी ने कहा, संत अल्केमिस्ट पहला था जिसने उठकर नीचे उड़ान भरी, जबकि बाकी सब उसके पीछे आने लगे। हमें भी जाना चाहिए, निंग ने कहा। वह कुछ के बारे में बहुत जिज्ञासु था जो उसने कुछ समय पहले देखा था, इसलिए वह भी उठकर नीचे उड़ गया। अब प्रतिभागी सभी गुप्त क्षेत्र के बाहर थे और एकमात्र को छोड़कर सभी के चेहरों पर उदासी थी। उस युवा व्यक्ति के पास जिसने सब कुछ जीत लिया, अभी भी विश्वास का कोई चेहरा नहीं था, क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसने जिस तरह से जीत हासिल की, वैसा क्यों हुआ। वो उत्तर पाने के लिए लुके हुए व्यक्ति की ओर देखता रहा, लेकिन लुके हुए व्यक्ति ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। जितना उसे पता था, लुके हुए व्यक्ति के पास ज्यादा कुछ नहीं दिखता था, जो कि बहुत से लोग अपने जीवन में कभी उम्मीद नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं तुम्हें ये गोली देता हूँ, संत रसायनज्ञ ने कहा जब उसने उसे एक गोली दी। ये गोली एक आत्मा पोषण करने वाली गोली है। ये तुम्हारी मानसिक स्थिति को सुधारेगी और तुम्हारे मन को पहले से बेहतर बनाएगी। जैसे कि तुम जानते हो, मन एक रसायनज्ञ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संत रसायनज्ञ ने कहा। युवक ने जितना हो सके संत रसायनज्ञ का धन्यवाद किया। संत रसायनज्ञ मुस्कुराए और बाकी दो की ओर बढ़ गए। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, छोटी लड़की, तुमने गोली क्यों नष्ट की? संत रसायनज्ञ ने पूछा। धके हुए व्यक्ति ने कुछ समय के लिए चुप रहने के बाद केवल एक सवाल का जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक लड़की हूँ? हाँ, मेरे पास एक विशेष रूप से मजबूत नाक है जो सबसे छोटे गंधों के बीच का अंतर पता लगा सकती है। और तुम, युवा महिला, बहुत सारे फेरोमोन छोड़ती हो। एक महिला आमतौर पर यही करती है, ये बस बुनियादी जैविकी है, संत रसायनज्ञ ने कहा। उनके चारों ओर के लोग आश्चर्यचकित थे कि ढके हुए व्यक्ति एक लड़की थी, जबकि संत रसायनज्ञ वास्तव में आश्चर्यचकित था कि वहां कोई ऐसा था जो उसकी विरासत नहीं चाहता था। तब से काफी समय हो गया था जब किसी ने उसके चारों ओर होने पर उसे पेडिस्टल पर नहीं रखा था, और यह एक थोड़ा ताज़ा महसूस हुआ। आपको पता है कि आपकी छोटी हरकत के बावजूद उत्तराधिकारी को चुनने का अधिकार अंत में मेरे पास है, ऐसा संत रसायनज्ञ ने कहा। अरे, लड़की ने आश्चर्य में कहा। वह युवा जो पूरी तरह से उत्तराधिकारी बनने की उम्मीद कर रहा था, वह भी थोड़ा चकित हो गया। उसके मन में ये पूरी तरह से तय था कि वह उत्तराधिकारी है, लेकिन अब संत रसायनज्ञ की बात सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया एक ही दिन में 2 बार टूट गई। यहाँ तक कि पुरस्कार समारोह के लिए इकट्ठा हुई भीड़ भी हैरान थी। उन्होंने जो सुना उसे लेकर फुसफुसाते हुए बात करना शुरू कर दिया। कुछ आवाजें थीं जो नियम तोड़ने के बारे में बात कर रही थीं और कुछ इसी तरह की बातें थीं, लेकिन संत रसायनज्ञ ने इनमें से किसी की परवाह नहीं की। वो लगातार उस ओर देखता रहा। किसी भी तरह से फिर भी तुमने इसकी सारी तनाव को अपने सिर पर चढ़ने दिया, है ना? युवा पुरुष को ऐसा लगा कि उसने गलत सुना। तुम का मतलब है कि सही है, मैंने तुम दोनों के कौशल को अल-एमी के क्षेत्र में देखा है और मैं तुम्हें दोनों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम सहमत हो? संत अल-एमिस्ट ने कहा। युवा पुरुष संत अल-एमिस्ट को हैरान निगाहों से देख रहा था, जबकि लड़की का चेहरा उसकी वस्त्रों के माध्यम से नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी लोग यह अनुमान लगा सकते थे कि उसका चेहरा अभी कैसा होगा। हे, जल्दी करो, अपने नए गुरु के सामने झुको, किसी ने पीछे से चिल्लाया। उस व्यक्ति का अनुसरण करते हुए दूसरों ने भी उन दोनों को उकसाना शुरू कर दिया। युवा पुरुष अपनी सुध बुद्ध से जाग गया और तुरंत घुटने टेक कर अपनी भौहें जमीन पर रख दी और चिल्लाया, धन्यवाद गुरु। किसी को उसका सुबकना सुनाई दे रहा था, क्योंकि युवक जल्दी ही खुशी से रोने लगा। संत अल-एमिस्ट ने जब ये देखा तो मुस्कुराया और युवा लड़की की ओर देखा। तुम क्या कहती हो? उसने पूछा। युवा लड़की ने अपना शरीर झुकाया और सिर झुकाया। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत प्रतिभाशाली है। उसने सोच लिया कि छोटी लड़की के पास जो ज्ञान है, वो सबसे अधिक संभावना है कि एक शिक्षिका बन सकती है। सभी, जिसमें एलियो भी शामिल था, उसकी ओर देखने लगे। निंग और भी ज्यादा भ्रमित हो रहा था कि छोटी लड़की कौन थी। बस तभी किसी ने उसके कंधे पर एक बार पीछे से थपथपाया और कहा, वह तुम्हारी ओर इशारा नहीं कर रही, वो मेरी ओर इशारा कर रही है। निंग की आंखें चौड़ी हो गईं और तुरंत पीछे मुड़ा ताकि उसने उस कैद वाले व्यक्ति को देखा जिसने अभी बात की थी। वह आवाज जिसे वह इतनी आसानी से नहीं भूल सकता था, किसी प्रिय व्यक्ति की आवाज, अन्या।
उसने आश्चर्य से पूछा, तुम? कैब गिर गई और अन्या प्रकट हो गई जो उसके पीछे मुस्कुराते हुए खड़ी थी। आश्चर्य हुआ ना, अन्या, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम नहीं आ रही। निंग ने कहा। मैंने झूठ बोला, मास्टर ने कहा। स्पष्ट रूप से, ग्रह पर अब तक की सबसे बड़ी प्रतियोगिता हो रही है और क्या तुम सोचते हो कि मैं इसे मिस करूंगी? बिल्कुल नहीं, अन्या ने कहा। संत अल्केमिस्ट ने अन्या की ओर देखा और सरप्राइज हुआ। वो ऐसी लग रही थी जैसे वो मुश्किल से अपनी किशोरावस्था में थी। भी उन दोनों को देखकर मंत्रमुग्ध थी, खासकर वे जो अल्कमी के बारे में जानते थे। हमें यहाँ रोक देना चाहिए वरिष्ठ, हमें प्रतियोगिता खत्म होने देनी चाहिए, अन्या ने कहा। ओ सही सही संत। अल्केमिस्ट ने थोड़ी उदासीनता से कहा कि वो अल्कमी के बारे में बात करना जारी नहीं रख सका। उसने फिर उस युवा लड़की की ओर देखा जो अभी भी ढकी हुई थी और पूछा, छोटी लड़की, क्या तुम्हें अभी भी छिपे रहना है? मैं भूल गई, लड़की ने कहा और अपनी हुड उतारी। उसने संत अल्केमिस्ट की ओर देखा, फिर अपनी दादी की ओर, फिर उसने निंग की ओर देखा और अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ले आई। वो उत्सुकता से उसकी ओर लहराने लगी, मानो वो उसके पास पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकती। संत अल्केमिस्ट ने निंग की ओर वापस देखा। उसे पता था कि 5 प्रोफेशंस अकादमी का शिक्षक काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसकी जानकारी छोटी लड़की की दादी की तुलना में इतनी गहन नहीं लगी, इसलिए उसने उसे अनदेखा कर दिया। क्या आप मुझे अपना नाम बताने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे? उसने पूछा। ये दालिया है, छोटी लड़की ने कहा। दालिया? मुझे समझ में आया, यह एक अच्छा नाम है, उसने कहा। फिर उसने लिया, प्रतियोगिता समाप्त हो गई है आपके अल्कमी हॉल के लिए 3 सेट के व्याख्यान देने के लिए, तब तक मैं अपनी छुट्टी लेना चाहूँगा। बेशक, सीनियर्स ने कहा कि मैं आपके वापस आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करूंगा। संत अल्केमिस्ट ने कहा। चलो बुल्ले, बुल्ले ने अपने दिनों से बाहर आते हुए कहा। हाँ मास्टर। फिर वो संत अल्केमिस्ट का पालन करने के लिए उड़ने लगा। उसी समय किसी ने शाउटेड किया। बुल्ले, जो मुश्किल से 1 मीटर हवा में था, रुक गया और आसपास देखा कि कौन बोल रहा है। उसी समय निंगस्टन भीड़ से आगे बढ़ा। क्या कुछ गलत है साथी दोस्त? संत अल्केमिस्ट ने निंग का सामना करने के लिए नीचे उड़ान भरी। ओह, इसके लिए खेद है, मुझे पीछे उस युवक से बात करनी थी, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। संत अल्केमिस्ट ने थोड़ा डिफेंसिव महसूस किया और पूछा, मैं उसका शिष्य हूं, तो क्या आप मुझसे पूछ सकते हैं? अगर आप इसका उत्तर दे सकते हैं तो जरूर, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। संत अल्केमिस्ट को अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया कि वो प्रश्न पूछ सके। ओह, मैं बस पूछना चाहता था कि आपके शिष्य को उसका दालिया के लिए एक पल के लिए देखा और फिर उसने नजरें हटा ली और वही ओह कहा जो उन दोनों के जाने के तुरंत बाद कहा था। अभी यह बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरा दिमाग मजबूत हो गया या वो बुल्ले कमजोर था। उसने सोचा कि क्या हो रहा है। मास्टर अन्ना ने गंभीरता से कहा, क्या उस युवा आदमी में कुछ गलत है? ओह नहीं, वो एक अच्छे युवा आदमी है, कुछ गलत नहीं है। मैं सिर्फ थोड़ा और सीखना चाहता था, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने उनमें से एक को खोज लिया है जिसे मुझे जल्दी खोजने का था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, खैर आओ, तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया है, वास्तव में 1 पूरा साल। ग्रैंड मास्टर, मैंने आपको याद किया, दालिया ने कहा जब उसने निंग को गले लगाया। उसने उससे मिलने से पहले केवल उसके बारे में सुना था, 1 साल पहले, एक संक्षिप्त समय के लिए। हालांकि वो संक्षिप्त समय वही था जो उसे चाहिए था। निंग की तरह वो उस कूल अंकल की तरह थी जिसके बारे में बार बार सुना जाता था, जो वास्तव में उतना ही कूल निकला। मैंने भी आपको याद किया, सीनियर एली, उसने कहा। आप कैसे हैं? दालिया, एली ने पूछा। उनके चारों ने बातचीत शुरू कर दी इससे पहले कि अन्ना ने लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इसे नहीं देख सका। डेलिया थोड़ी निराश हो गई। 3 लड़कियां एक दूसरे से बात करने लगीं और जल्द ही उसे अंदर कुछ गर्मी महसूस होने लगी। कुछ लोग, जिनकी वो वास्तव में परवाह करता था, उसके सामने थे। इससे उसे उन अच्छे समय की याद आई जो उसने उनके साथ बिताए थे, वो कुछ महीने जो उसने क्लाविया में लोगों को जानने में बिताए, वो समय जब वो अन्ना के घर में डॉक्टर था, वो थोड़ा समय जो उसने फामिर और दूसरों के साथ बिताया, फिर वो समय जो उसने क्लाविया में फिर से बिताया, और फिर वो समय जो उसने एना और उसके परिवार के साथ 7 लाइट्स अकेडमी में बिताया। ये वे यादें थीं जिनकी उसे सबसे ज्यादा कद्र थी, और उसे याद दिलाया गया कि उसे सबसे ज्यादा क्या प्रिय था, अपने प्यारे लोगों के साथ समय बिताना। ऐसे लोग दक्षिण महाद्वीप या केंद्रीय महाद्वीप में नहीं थे, एक ही व्यक्ति को छोड़कर। जैसे जैसे लड़कियों ने बात की, वो कुछ के बारे में सोचता रहा जिसे लड़कियों ने कुछ पलों के लिए भुला दिया था। तो तान्या और सोनिया कहाँ हैं? क्या वे दोनों? ये एलिया ने कहा, मैं सोचता हूँ कि मैं उत्तरी महाद्वीप पर वापस जाना चाहता हूँ ताकि अपने बाकी दिनों को वहां बिता सकूं। ये सब अचानक क्या हुआ? एलिया ने पूछा। मैं यहाँ अकादमी में रह रहा हूँ, न कि इसलिए कि मैं चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि यही वह जगह है जहाँ मुझे रहना चाहिए, जैसे मेरे लिए कोई और जगह नहीं है। हालांकि ये सच नहीं है, अकादमी बस एक जगह थी जहाँ मैं आपके भाई के कारण आया। वास्तव में अगर मैं वहाँ शिक्षक नहीं होता तो मैं शायद बहुत समय पहले चला गया होता, लेकिन किसी निष्ठा और जिम्मेदारी की भावना ने मुझे अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया और मैं वहाँ इतना समय बिता गया। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मुझे जाना चाहिए, निंग ने कहा। एलिया ने उसे सुना और चुप हो गई। उसने अपना सिर झुकाया और थोड़ी देर के लिए सोचा। अन्या और डेलिया ने उन्हें थोड़ी चिंता के साथ देखा कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है मैं समझता हूँ, एलिया ने कहा। मुझे लगता है मैं समझता हूँ कि आपका क्या मतलब है। जब से मेरे भाई ने अपना परिवार बना लिया और पिता उनके साथ रहने लगे, मुझे ऐसा लगा कि ये वास्तव में सभी काम करते हैं अगर केवल वे फैसला करते कि उनमें से कौन अगला प्रमुख होगा ताकि मैं जल्दी से इस स्थिति को पास कर सकूं।
अन्या ने एक आह भरते हुए कहा, ठीक है, पर्याप्त उदासीन बातें हैं, आइए विषय बदलते हैं। निंग ने कहा, मुझे बताओ कि दूसरे बच्चे कहाँ हैं। जल्द ही चारों फिर से अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बात करने लगे। निंग ने ये सोचकर संतोष महसूस किया कि अब उसे एक ही जगह पर बंधा नहीं रहना है। कुछ और दिन बीत गए और अन्य पेशों की प्रतियोगिताएं भी समाप्त हो गईं। वे अल्कमी प्रतियोगिताओं की तरह बड़ी या प्रसिद्ध नहीं थीं, लेकिन फिर भी सभी ने उनका आनंद लिया। फिर प्रतियोगिता का मुकाबला भाग आया। इसे प्रतियोगिता कहना भी मुश्किल था क्योंकि क्लावियन बहुत मजबूत था। निंग की तकनीकों के कारण वे आसानी से पूरे मुकाबले में जीत गए। अंत में ये हैक का अपना पोता था जिसने पूरा मुकाबला जीता, अपने 8वें सुनहरे कोर संस्कृति क्षेत्र के साथ। एनका, तुम क्या हो? तो धन्यवाद देने आए निंग और एली वहां रहने के लिए। निंग और एली फिर 5 पेशेवरों की अकादमी के लोगों के पास गए और बताया कि वे अब वापस नहीं आ रहे हैं। निंग ने अब अकादमी से जानने वाले कुछ लोगों को अलविदा कहा और अंततः चला गया। तो हम पहले कहाँ जाएं? आन्या ने पूछा। न केवल वह, बल्कि हाबी वहां था। निंग ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और कहा, तुम लोग एली के घर जाओ और वहां कुछ दिनों तक रहो। मुझे दक्षिणी साम्राज्य के लिए एक छोटी यात्रा पर जाना है। मैं तुम्हें वहां से वापस ले आऊंगा। उसने कहा, क्या? आन्या हैरान थी। दक्षिणी महाद्वीप में क्या है? निंग ने मुस्कुराकर कहा, एक मकड़ी। कुछ दिन बीत चुके थे और निंग एक टैवर्न में खाना खा रहा था। उसने कुछ पक्षी के मांस से बनी एक सूप खाई थी जिसे टैवर्न के मालिक ने पकाया था। हालांकि इसे मांस कहना गलत होगा क्योंकि यह ज्यादातर सिर्फ हड्डियां थीं। ओह माय गॉड, ये कितना स्वादिष्ट है ग्रैंडमास्टर, तुम्हें इसे जरूर आजमाना चाहिए। उसके सामने से एक आवाज आई जिसने उसकी ध्यान को वापस खींच लिया। उसके एक कारणों में से एक ये था कि उसने खुद भी मकड़ी ढूंढने का फैसला किया क्योंकि डेलिया मजाक में बोली कि वह वास्तव में उसके बिना बहुत कुछ नहीं कर सकता था। उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा, लेकिन यह वह बात थी जो उसने निंग को अभी कह दी थी क्योंकि वह सही थी। निंग को यह नहीं पता था कि उसके मन में इसके बारे में एक जटिलता है, लेकिन अब जब उसने इसे सुना तो उसे एहसास हुआ कि वह सही था। ये बच्चे, बेशक मैं अपने आप कुछ सरल चीजें कर सकता हूँ। उसने सोचा, खैर हम कब इस शहर से निकलने वाले हैं? उसने पूछा। थोड़ी देर रुको, ग्रीर परिवार के घर में एक छोटा सा जश्न का कार्यक्रम है। जब सब लोग इसके सामने बाहर होंगे तो हम पीछे से चुपके से निकल जाएंगे। मुझे वास्तव में नहीं पता कि यह सब कैसा दिखता है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा, निंग ने कहा। डेलिया ने भीतर ही खींचा, उसे वहां एक पूरा दिन और रुकना पड़ेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि निंग सिस्टम का उपयोग नहीं करना चाहता था। इसके कारण वे सीधे टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकते। क्या तुम पार्टी के लिए आमंत्रित हो? डेलिया ने पूछा। अगर यह 18,800 साल पहले होता तो शायद मुझे आमंत्रित किया जाता, लेकिन अब वो अब केंद्रीय महाद्वीप के एक वास्तव में बड़े आलोचक का शिष्य था। मुझे नहीं लगता कि वे अब तक वापस आए हैं, सही है? डेलिया ने पूछा। नहीं, उन्हें पहले ही संदेश भेजा गया था। चलो, ये खोजने का समय है, निंग ने कहा और अपनी हुड पहन ली। डेलिया ने करीब से उसका अनुसरण किया और उसने भी अपनी हुड चढ़ा ली। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, दोनों ने अपने ऑरा को पूरी तरह से खो दिया और जल्द ही कई लोगों के बीच से गायब हो गए। जल्दी ही उन्हें एक इतना बड़ा महल नहीं मिला और उन्होंने इसे घूरा। क्या तुम इसे महसूस कर रही हो? डेलिया ने पूछा। निंग ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि महल के बाहर कई छोटे ऑरा इधर उधर कूद रहे थे। हाँ, यह निश्चित रूप से वहां कहीं है। जबकि गेर ने सामने एक ठीक ठाक बड़ी उत्सव मनाई, निंग और डेलिया ने लोगों के बीच से रास्ता बनाते हुए एक पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ने का प्रयास किया। आओ, हमें बस टेलीपोर्ट कर दो, डेलिया ने कहा। मुझे ये जानना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आमतौर पर मैं आसमान में टेलीपोर्ट करती हूँ, पर इस बार मैं नहीं चाहती कि लोग हमें देखें, निंग ने कहा। साई ठीक है, डेलिया ने कहा। दोनों चुपके से निकल गए। निंजन निंग ने आश्चर्य में पूछा और अपनी दिव्य शक्ति वहां भेजी। ओह देखो, सच में एक है। उसने डेलिया को कलाइयों से पकड़ा और दोनों गायब हो गए। जब वे फिर से प्रकट हुए तो वे डंगिन के अंदर थे, सभी चीजों की जांच कर रहे थे। देखो, डेलिया ने चिल्लाया जबकि उसने कहीं इंगित किया, जाल बिल्कुल जैसे तुमने कहा था। निंग ने देखने के लिए मुड़ा और जाले देखे। वो और करीब गया और उनके रंग को देखा जो चांदी के थे। उसने सोचा, यहाँ है। डेलिया ने डिफेंसिव होल्डिंग में आकर लड़ाई के लिए तैयार हो गई। डंगियन ने एक बहुत ही उदास आभा दी और ऐसा लग रहा था कि कुछ भी कभी भी उन पर हमला कर सकता है। सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ, क्या नहीं? निंग ने हंसते हुए कहा। इसके अलावा अगर वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो तुम पहले से ही मर चुकी होती। निंग ने छत की ओर इशारा किया, ठीक डेलिया के ऊपर, जो मुड़ी और देखी कि 8 विशाल आंखें सीधे उसकी ओर घूर रही थीं। एक युवा आदमी और एक युवा महिला, दोनों मेरे डंगियन में, कितनी अजीब बात है। बताओ इंसानों, तुम यहाँ कैसे आए? एक खुरदुरी आवाज सीधे उनकी दोनों ओर बोली। बहुत सारी गलतफहमियां थीं। निम ने सोचा कि मकड़ी एक बहुत ही रक्षात्मक स्थिति में थी। उसका पिछला हिस्सा कुछ जाले फेंकने के लिए तैयार था ताकि वे दोनों को उलझा सके। डेलिया अब भी मकड़ी से थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने उसे डरते हुए देखकर मजा भी लिया। तुम कब से भागे? क्या तुम्हारे पास कोई समय सीमा है? निम ने पूछा। तुम कौन हो? तुम्हें ये कैसे पता? मकड़ी और अधिक संदेहास्पद और डरी हुई होती जा रही थी। क्या तुम उनमें से एक हो? उसने पूछा। उनमें से कौन? निम ने भ्रमित होकर पूछा। तुम तो उनमें से नहीं लगते, तुम्हारे पास वही आभा नहीं है। मकड़ी ने कहा। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। निम ने कहा। उनमें से
मकड़ी ने गुस्से में कहा और कमरे के एक अंधेरे कोने की ओर इशारा किया। निम ने साइड में देखा और एक विशाल मकड़ी के जाले को देखा। उसने अपने हाथ हिलाए और जाले उड़ गए, जिससे 2 जालों के बॉल दिखाई दिए। उसने साइड किया और उस पर कुछ आग फेंकी और जाल का बॉल तुरंत जलने लगा। हालांकि वे इसे पूरी तरह से नष्ट कर पाते, इससे पहले ही निम ने आग को रोक दिया। जमीन पर निम की आंखें चौड़ी हो गईं। ये किसी इंसान या जानवर का खून नहीं है, ये कुछ अलग है। निंग ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है गुरु, क्या ये लोग इंसान नहीं हैं? डालिया ने पूछा, तुम एक रसायनज्ञ हो युवा व्यक्ति, मकड़ी ने कहा। निंग ने मकड़ी की बात को नज़रअंदाज कर दिया और जवाब दिया, नहीं, ये निश्चित रूप से इंसान है, लेकिन उनका खून उनका नहीं है। निंग ने फिर से उनके खून को महसूस किया और कहा, यह ऐसे खून की तरह है जो उन्हें संबंधित नहीं है, जैसे उनके पास किसी और का खून हो। हालांकि यह उनके शरीर के अनुकूल नहीं हो सका, इसलिए ये बदल गया। हाँ, मकड़ी ने चिल्लाया, जिसे मैंने खाया, उसने कुछ ऐसा ही कहा। उस इंसान ने कहा कि वह मुझे पाने के लिए यहाँ था ताकि वे मुझे ले जाकर अपना और मजबूत बना सके और मेरा खून पी सके। निंग ने थोड़े और सामग्री निकाली और कुछ और प्रयोग किए। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे सामान्य विचार है कि क्या हो रहा है, यह एक समस्या में बदलने वाला है। क्या हुआ? डालिया ने पूछा। मकड़ी ने भी निंग को ध्यान से देखा। निंग ने दूसरे व्यक्ति को भी चेक किया। मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे पता ही नहीं कि वापस कहाँ जाऊँ। मैंने भूमि को चारों ओर तलाशा, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं पाया। इस बिंदु पर मैंने सिर्फ अपने रास्ते को खोजने पर हार मान ली। ये कुछ शताब्दियों पहले था, मैं यहाँ रहा हूँ, अब मेरा अंत आने का इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि मकड़ी ने अपनी सभी 8 आंखों से चमकते हुए बोला, हालांकि अगर मैं वापस जा सकता हूँ तो कृपया मुझे जाने दे, मैं वापस जाना चाहता हूँ। निंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह मैं तुम्हारे पूर्वजों से वादा किया था। किसी भी तरह निंग ने कहा, रुको, मकड़ी चिल्लाई, पहले मुझे इस छोटे लड़के को यहाँ बुलाने दो। मैं इस परिवार के साथ हमेशा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे आश्रय दिया, मुझे कम से कम अलविदा तो कहना चाहिए। बिल्कुल, निंग ने कहा। मकड़ी ने अपनी दिव्य अनुभूति को बाहर भेजा और किसी को बुलाया। उन्हें आपके बारे में अच्छी देखभाल करनी चाहिए ताकि आप जैसे छोटे लड़के को इतनी महान तकनीक दे सके। निंग ने कहा, उसने गोलियां बनाने की तकनीक का अच्छे से उपयोग किया। तुम्हें कैसे पता है? मकड़ी ने पूछा। उसने एक प्रतियोगिता में भाग लिया और इसे जीता। तुमने उसे जरूर सिखाया होगा। 2 पिछले जैसा ही इंतजार करो। तेरल, ये यहाँ बुरी नीयत से नहीं है। मकड़ी बोली, नमस्ते, मैं निंग हूँ और यह डेलिया है। हम यहाँ आपके सीनियर को घर वापस ले जाने आए हैं। निंग ने कहा, हाँ। आदमी और अधिक उलझन में पड़ गया और इसलिए कम शत्रुतापूर्ण हो गया। अपने घर वापस। उसके दिमाग में कुछ मिनटों तक हलचल हुई और उसकी आंखें चमकने लगीं। सीनियर, आपका मतलब है कि वे हैं? हाँ, मकड़ी ने कहा, ये लोग मेरे पूर्वजों द्वारा भेजे गए थे मुझे वापस लाने के लिए। आदमी ने दोनों को देखने के लिए मुड़कर उनकी सतर्कता लौटाई। क्या आपने इसकी पुष्टि की सीनियर? आदमी ने पूछा। मकड़ी चुप हो गई। वास्तव में नहीं, मकड़ी ने कहा, लेकिन वे ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो अन्य लोग नहीं करते। और वो युवा आदमी मुझे धोखा देने के लिए बहुत मजबूत है। वो मुझे बस पकड़ लेगा और चला जाएगा और हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। मकड़ी ने कहा, अरे, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। निंग ने कहा, खैर, अलविदा कह दो और हम निकलेंगे। हाँ, ओह, उस मध्यम आयु के आदमी ने शाउटेड, आप जा रहे हैं ना? यह मुक्त स्वर्ण के शहर में पाया जा सकता है, ब्लैकफायर साम्राज्य के स्वच्छंदता के। निंग ने एक पल के लिए सोचा कि यह स्थान कहाँ था और अपने मानचित्र को देखा। यह एक ऐसा स्थान था जिसे पहले ट्रेवन सिटी कहा जाता था जब वह उस स्थान पर घूमता था। अब मानचित्र पर हर दूसरा नाम उसके लिए नया था। केवल 1800 वर्षों में दुनिया ऐसे बदल गई थी कि यह उसे पहचानने योग्य नहीं थी। एक बार फिर चलो, हम 5 दिनों में पहुंचेंगे, निंग ने कहा। डालिया ने सिर नॉडेड किया और निंग का पीछा किया। जब वे दोनों बाहर वापस आए, निंग हवा में उड़ गया और एक रत्नुमा उड़ने वाली मशीन निकाली जिसे उसने खुद बनाया था। जब डाला तैयार थी, उसने उसे उड़ान भरने दिया। ये कितनी दूर है? उसने पूछा। मुक्त स्वर्ण शहर, कई हजारों किलोमीटर, निंग ने कहा। क्या इससे हमें हमेशा नहीं लगेगा अगर हम इसके साथ उड़ान भरें? उसने पूछा। हाँ, इसे हमें लगभग 4 दिन लगेंगे, मैं कहूँगा, निंग ने कहा। क्या लेटुन, वहाँ केवल टेलीपोर्ट कर देते हैं? डाला ने कहा। निंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा था कि तुमने कहा था कि मैं अपने सिस्टम के बिना बेकार हूँ, इसलिए मैं इसका उपयोग नहीं करूँगा, तुम करोगी। उसने जो याद किया था, उसे ये याद नहीं था कि उसके चारों ओर कोई दीवार थी या शहर इतना बड़ा था। ज्यादातर कृषि भूमि भी घरों में बदल गई थी और शहर के दाएं एक पहाड़ गायब था, जिसे ऐसा प्रतीत होता था कि वो किसी संप्रदाय का मैदान बन गया है। जब वो शहर के द्वार के बाहर उतरा तो अचानक उसे शहर के अंदर से आए गार्ड्स और सैनिकों का सामना करना पड़ा। ये तो बड़ा स्वागत है, उसने हंसते हुए कहा जब उसने उन्हें अपनी हथियार उसकी ओर इंगित करते देखा। तुम कौन हो अजनबी? अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो हम हमला करेंगे, गार्ड्स ने कहा। ओह, ये तो काफी संवेदनशील समय होना चाहिए। क्या चल रहा है? क्या तुम किसी और संप्रदाय शहर से लड़ाई कर रहे हो? निंग ने पूछा। गार्ड्स ने बिल्कुल जवाब नहीं दिया, बल्कि और अधिक रक्षात्मक हो गए। निंग ने अपना सिर हिलाया और अपने दिव्य भावना को सीधे मुक्त किया, जो दर्जनों किलोमीटर को कवर करती थी। उसने शहर के हर कोने को देखा, जिसमें शहर के लॉर्ड का अड्डा भी शामिल था। मैं कहीं भी उसे नहीं देख रहा, निंग ने कहा। वह यहाँ नहीं है, डेलिया ने हैरानी से पूछा। तो फिर क्या?
ईश्वरीय भावना अभी अभी है, ये वही है। गार्ड्स मुश्किल से एक वाक्य बना पा रहे थे क्योंकि निंग की ईश्वरीय भावना का डर उनके मनों में अभी भी बना हुआ था। युवा व्यक्ति, लेकिन वो तो बहुत युवा है। हालांकि व्यक्ति ने ऐसा कहा, यह निश्चित रूप से वही था, संप्रदाय के नेता। गार्ड्स में से एक ने उत्तर दिया, वरिष्ठ, क्या वास्तव में आप थे जिन्होंने अपनी दिव्य भावना शहर और संप्रदाय में भेजी? संप्रदाय के नेता ने पूछा। हाँ, मैं ही था, निंग ने कहा। मैं किसी को खोज रहा था और यह आखिरी जगह थी जहां मैंने सुना था कि वह यहाँ है, इसलिए मैंने जांचने का निर्णय लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि वह यहाँ नहीं है। आप किसे खोज रहे थे, वरिष्ठ? संप्रदाय के नेता ने नर्वसली पूछा। जिसे मैं खोज रहा हूँ वो एक लावा गोह है, जिसे मुझे बताया गया था कि यहाँ पाया जाएगा। क्या आपको यह है कि वो कहाँ है? निंग ने पूछा। संप्रदाय के नेता की आंखें चौड़ी हो गईं। वरिष्ठ, हमारे संप्रदाय का संरक्षक लावा गोह मर चुका है। मर चुका? निंग ने आश्चर्य में पूछा। मुझे बताया गया था कि गोह कुछ साल पहले जीवित था। हाँ वरिष्ठ, ये केवल कुछ महीने पहले हुआ था। वहाँ एक लड़ाई थी जहाँ शहर और संप्रदाय केंद्रीय महाद्वीप, लेकिन उसने वहाँ इसकी खोज कभी नहीं की, इसलिए उसे पता नहीं होता। निंग ने कहा, मैं दक्षिणी महाद्वीप पर एक और मकड़ी की खोज में आया था और उसने मुझे बताया कि गिरगिट यहाँ है। मैंने देखा कि संप्रदाय के नेता ने कहा कि वो अभी भी निंग पर बहुत संदेह कर रहा था, लेकिन उसके दिव्य संवेदनाओं के साथ जो शक्ति थी, उसे देखते हुए यह अनलाइकली था कि उनमें से कोई भी उसके खिलाफ लड़ सके या उसे वह न दे सके जो वह चाहता था। शहर के मालिक ने आगे बढ़कर कहा, वरिष्ठ, क्या आप कुछ समय के लिए हमारे शहर में रहना चाहेंगे? ये हमारे लिए आपको सेवा देना सम्मान की बात होगी। ओह, शायद अगले, हाँ, हमें बहुत खुशी होगी, डेलिया ने पीछे से कहा। निंग ने डेलिया को नजर डालते हुए नाराजगी से देखा। क्या? उसने पूछा। ये तुम थे जिसने कहा था कि हमें कुछ दिन बिताने की जरूरत है, किसी तरह लेटुन बस शहर में रह जाए। मुझे भी चारों ओर देखना है, कृपया। निंग ने साइड किया और अपना सिर हिलाया। उसने शहर के मालिक की तरफ मुड़कर कहा, ठीक है, हम कहेंगे। बहुत बढ़िया, शहर के मालिक ने कहा, कृपया हमारे साथ आओ, वरिष्ठ। फिर उनके दोनों शहर में गए और उन्हें शहर में रहने के लिए ले जाया गया। उसे वास्तव में उसकी परवाह नहीं थी कि वो कोई नुकसान करेगा, चाहे वो कितना भी मजबूत हो सकता है। एक बार हिया और आना जल्दी से आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश कर लें तो वे आसानी से उसे हरा सकते थे। मुझे लगता है कि मेरे पास वास्तव में कोई समस्या नहीं है, ऐसा निंग ने एक ससाई के साथ सोचा। इसका मतलब ये भी था कि उसके वहां से जाने का समय जल्द ही आने वाला था। निंग को फिर छिपकली की कब्र पर ले जाया गया और उसने हड्डियों के साथ पूरी भूमि को ले लिया, जिससे बीच में एक विशाल खड़ी हो गई। जब वो समाप्त हो गया तो जल्द ही जाने का समय था। मुझे आशा है कि तुमने शहर के साथ अपनी भरपूर संतोष कर लिया है, क्योंकि अब जाने का समय है, निंग ने कहा। ठीक है, दालिया ने कहा बिना रुके। निंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों को ग्रियर परिवार के घर के नीचे के कालकोठरी में टेलीपोर्ट कर दिया। मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, मकड़ी ने कहा। छिपकली कहाँ है? दुर्भाग्यवश लावा छिपकली कुछ महीनों पहले एक शहर के आक्रमण में मर गई। मैं केवल उसकी हड्डियां वापस ला सका, निंग ने कहा। ऐसा है, तो मकड़ी ने दुखी आवाज में कहा। मैंने अभी तीनों हवा में गंदगी के ऊपर उड़ रहे थे। ओएसिस, क्या तुम्हें वहां वो मकबरा दिख रहा है? निंग ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा। वो तुम्हारा घर है, वो मेरा घर है। मकड़ी ने उस मकबरे को देखा जो रेगिस्तान से घिरा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? मेरा घर तो जंगलों में है। ठीक है, तुम इस बारे में अपने पूर्वजों से पूछ सकते हो। वे इस जगह को जंगलों से बाहर लाने का कारण है, निंग ने कहा जब उसने मकबरे के अंदर से आते जाते छोटे लोगों को देखा। क्या वे लोग बेइज्जती देखने आए हैं? दालिया ने पूछा। नहीं, बेइज्जती एक मोहर के अंदर है, इसलिए नीचे लोग केवल कुछ ठगी करने वालों को देख रहे हैं, निंग ने कहा। लेटून, नीचे चलें। तीनों धीरे धीरे मकबरे की ओर उड़ान भरते हुए नीचे उतर गए और तुरंत लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। निंग और दालिया ठीक थे, लेकिन हवा में उड़ती विशाल मकड़ी कई लोगों के लिए एक बुरे सपने जैसा दृश्य था। मकबरे के रक्षक मकड़ी से लड़ने के लिए बाहर निकलने लगे। उन्हें नहीं पता था कि मकड़ी कितनी मजबूत है, लेकिन उन्हें लड़ने के लिए भुगतान किया जा रहा था, इसलिए वे बोल रहा था कि उसकी ध्यान स्पष्ट रूप से कहीं और था। मैं वहां कैसे जाऊं? युवा व्यक्ति से उसने पूछा। कृपया मुझे बताएं, मकड़ी ने बहुत उत्साहित होकर कहा। वो लगभग एक सहस्राब्दी बाद वापस लौटने का इंतजार नहीं कर सकती थी। निंग ने अपनी दाईं ओर की छाया को देखा और सोचने लगा कि वो वर्तमान में किस दिशा में है। उसे थोड़ा समय लगा, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ, वो मदद नहीं कर सका, लेकिन एक आह भरी। ये सत्य है कि अब दोपहर है, उसने कहा। डेलिया और मकड़ी को यह नहीं समझ आया कि इसका क्या मतलब है, इसलिए उन्होंने पूछा। तो निंग ने एक सेकंड के लिए सोचा और वहां पर मौजूद चट्टान को हटाने के लिए केंद्र की ओर गया। जब आधी संरचना स्पष्ट रूप से प्रकट हुई तो उसने इसके केंद्र में एक सिक्का रखा और कहा, कृपया इस केंद्र के हिस्से से थोड़ी देर के लिए हट जाओ। ठीक है, यह एक संरचना है। दोनों ने सिर हिलाया और इंतजार किया। निंग गायब हो गया और मकबरे के ऊपर हवा में ऊंचाई पर प्रकट हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक एक उज्ज्वल रोशनी उसमें से प्रकट होने लगी, जिसने उसे भी थोड़ा झिझकाया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिव्य संवेदना को नीचे भेजा, ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है। पूरा रास्ता दालिया इस बात पर हैरान थी कि जब वे अंततः मूर्ति तक पहुंचे तो दीवारों पर गहरे घाव कितने डरावने थे। निंग ने घोषणा की, मैंने आपके वंशज को वापस लाया है, जबकि मकड़ी ने कहा, क्या ये सच में तुम हो, मेरे बच्चे?
मकड़ी की मूर्ति ने भी चिल्लाया। निंग ने मकड़ी के चेहरे पर खुशी देखी और जल्द ही सभी ने निंग का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। इंसान, हमने आपको हमारे वंशज को खोजने की विधि भी नहीं दी, फिर भी आपने सिर्फ एक हफ्ते में एक वापस लाया। आपने ये कैसे किया? ड्रेक ने पूछा। बस किस्मत, निंग ने कहा। खैर, मैं बाद में आप लोगों से मिलूंगा, मैं अपने जानवरों से मिलने जा रहा हूँ। दालिया पीछे पीछे चली जब निंग ने पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़ा और उसमें गायब हो गया। उसने धीरे धीरे अपने हाथ पत्थर के अंदर डाल दिए और जल्दी ही वो भी गायब हो गई। जब वो फिर से प्रकट हुई तो उसने देखा कि निंग पहले ही गुफा के अंत में था। मकड़ी उसके पीछे थी और अपने 8 आंखों में आंसू के साथ उद्घाटन को देख रही थी। ये दर्दनाक था। 1 महीने से बाहर होने के बाद निंग ने कहा, आप लोग मजे कर रहे हैं तो यही सब महत्वपूर्ण है। पांचों ने थोड़े समय तक बात की और अन्य जानवर भी उनके पास आए। निंग ने जानवरों को दालिया को दिखाने दिया, जिसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी सारी जानवर अब भी जिंदा हैं। वे वहां कुछ घंटों तक रहे क्योंकि निंग इससे अधिक समय देने के लिए तैयार नहीं था, इससे पहले कि असली दुनिया में दिन गायब हो जाएं। जब समय आया, निंग ने वापस जाने का निर्णय लिया। आप लोग क्या करना चाहते हैं? अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं, मुझे इस पर कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा मैं अब बसने जा रहा हूं और आप लोगों के पास जाने या कुछ और करने का मौका नहीं होगा, निंग ने एकमत होकर कहा। उनमें से 3 ने रुकने का फैसला किया। ये जगह उनके लिए घर जैसी लग रही थी और वे आवश्यक होने पर भी इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे। निंग ने देखा कि वो वास्तव में उन्हें खुश देखकर खुश था, इस पर मुस्कुराया। ठीक है, फिर मैं आप लोगों से जल्द मिलूंगा, निंग ने कहा और दालिया के साथ उड़ गया। वे फिर से उन जगह पर लौट आए जहां मूर्तियां थीं। ओम, क्या होना चाहिए? उसने जल्दी से डलिया को अपनी बाहों में खींचा और उसे जितना संभव हो सके सुरक्षा दी। तीव्र लहर की भावना कुछ ही सेकंड में गायब हो गई और जब ये हुआ तो वे गठन के बाहर थे, केवल अब वे कब्र के अंदर नहीं थे। ताज़ी हवा निंग के बगल से गुजरी जब उसने धीरे धीरे डलिया को छोड़ दिया। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, डलिया ने कहा, क्योंकि उसने चक्कर आने की भावना से छुटकारा पाने की कोशिश की। वह भावना, उसने कहा, इसने मुझे कुछ याद दिलाया। निंग ने अपने पैरों के नीचे बिखरे हुए कई चीजों की ओर देखा। हम टेलीपोर्ट हुए, वही भावना तुमने महसूस की, निंग ने कहा। डलिया ने सिर हिलाया। समझ में आया, निंग ने कहा। इसलिए वो मकड़ी दक्षिणी महाद्वीप के जंगल में प्रकट हुई। वहां एक कमबख्त टेलीपोर्टेशन गठन था जो निकासी गठन में घुस गया। हम अब बिल्कुल कहाँ हैं? डलिया ने पूछा। निंग को भी नहीं पता था, क्योंकि वह किसी भी महाद्वीप के किनारे पर हो सकता था। मुझे नहीं पता, निंग ने कहा, जबकि उसने चारों ओर विशाल नीले समुद्र को देखा जिसमें चारों ओर कुछ द्वीप बिखरे हुए थे। हम लोग पहले ही लौट आए थे अपने मकबरे का दावा करने और मेहमानों को फिर से स्वीकार करने लगे थे। जब निंग ने देखा कि वह मदद नहीं कर सकता, उसने सिर हिलाया। गठन के केंद्र में जो सिक्का था वह पहले ही ले लिया गया था, लेकिन एक सील को खोलने के लिए सिक्के की आवश्यकता नहीं होती। ये कुछ भी हो सकता है जो सही समय पर सही छाया डालता है। इसलिए वो केंद्र को इस तरह से उजागर नहीं होने दे सकता था, हालांकि यह काफी संभावित नहीं लगता कि ऐसा होगा। चलो, मैं बस पत्थर को वापस रख देता हूँ, निंग ने सोचा और पत्थर को केंद्र में वापस ले गया। फिर लोगों की नजरों की परवाह किए बिना वो मकबरे से बाहर निकल गया। जब वो मानव आंखों से थोड़ी दूर था, उसने एक बार फिर टेलीपोर्ट किया और एल के गृहनगर के बाहर प्रकट हुआ। शहर भी पिछले बार की तुलना में बहुत बढ़ चुका था और अब कम से कम 3 गुना बड़ा था। उसने शहर की व्यस्त सड़कों के माध्यम से चलते हुए उस सबसे बड़े हवेली की ओर बढ़ा जिसे उसने बहुत समय से देखा था। मैं सोचता हूँ कि नियो का बच्चा यदि इसे देखता तो कितना जलन महसूस करता, निंग ने हंसते हुए कहा। यह एक उत्सव की तरह था, न कि लोगों के एक साधारण समूह की तरह जिसके लिए यह महत्वपूर्ण था कि वे कितने थे। वे सभी एक छोटे से कैंपफायर के चारों ओर बैठे थे और विभिन्न चीजों के बारे में बात कर रहे थे। लोग हंस रहे थे, कुछ ऐसे किस्से बता रहे थे जिन्हें दूसरों ने पहले कभी नहीं सुना था। निंग ने अपने दक्षिणी महाद्वीप के कुछ किस्से सुनाए। डेलिया आज की गई कई जानवरों के बारे में निश्चित रूप से बात करती, लेकिन दुर्भाग्यवश वो यहाँ नहीं थी। धीरे धीरे एक एक करके लोग छोड़ने लगे ताकि वे खेती कर सकें। जल्द ही केवल कुछ ही बचे थे। भाई, निंग ने कहा, मैंने सुना है कि तुम उत्तरी महाद्वीप की ओर जा रहे हो, क्या ये सच है? हाँ, मैं अब बस बसना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं धीरे धीरे कर सकता हूँ, इसके अलावा मुझे यहाँ और कुछ नहीं करना है, निंग ने कहा। मैं समझता हूँ, एंडर ने कहा। खैर, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी किस्मत की कामना करता हूँ, भाई निंग। खैर, मैं अब वापस जाऊंगा, तुम लोगों को भी अंदर जाना चाहिए। इसके साथ एंडर घर की ओर चल पड़ा। मैं भी अंदर जाऊंगी, एनका हक्का ने कहा और चली गई। मैं भी, अन्या ने मुस्कुराते हुए कहा और चली गई। अंत में केवल निंग रह गया। उसने पूछा कि उसने एली को सुनकर हंस दिया जब उसने कहा, मुझे लगता नहीं, उसने कहा। तो आपका जवाब क्या है? निंग ने पूछा। क्या आपको वास्तव में इसे पूछना है? बिल्कुल, मैंने कहा। निंग ने चमकीले मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उस मुस्कान में छिपा हुआ दुख भी था। जबकि वह अभी खुश था, उसे विश्वास था कि यह कुछ ऐसा होगा जो उसे बाद में दुख की ओर ले जाएगा। समय और बीता, कुछ और दिन, महीने, साल, सब कुछ निंग के लिए वही था जिसकी जिंदगी अब उबाऊ हो गई थी। उसके पास एक साधारण घर था पहाड़ पर, जहां वह एक सामान्य जीवन जीता था, सामान्य चीजें करता था। एकमात्र असामान्य बात यह थी कि वो बूढ़ा नहीं होता था और न ही एली जो उसके साथ रह रही थी। दोनों ने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अब साथी थे। वे गांव में अपने छोटे मिट्टी और लकड़ी के घर में साथ में खेती करते थे।
जैसे जैसे समय बीतता गया, निंग ने खुशी और दुख दोनों का अनुभव किया। वो खुश था कि वो उस नए शरीर के करीब और करीब पहुंच रहा था जिसकी उसे इतनी डेस्परेटली इच्छा थी। समय फिर से बीता और अंततः निंग ने महसूस किया, पूर्व में भी ताकतवर होना चाहिए था। अच्छा, चलो फिलहाल चारों ओर देखते हैं, उसने सोचा और महासागर के चारों ओर घूमने लगा। उसने जानवरों की ताकत की तलाश की और महसूस किया कि वे उतने मजबूत नहीं थे, इसलिए वह निश्चित रूप से गलत स्थान पर था। कम से कम ची थोड़ा घना लग रहा था, लेकिन इतनी घनी नहीं जितना कि लंबे समय पहले जानवरों वाले द्वीप पर। निंग ने सोचा कि उसने हवा में ची महसूस की और उस संदर्भ में उसने केंद्रीय महाद्वीप के पूर्वी किनारे की ओर टेलीपोर्ट किया। ओह, उसने सोचा जब उसने नई ची को महसूस किया, ये तो बहुत कमजोर है, तो मैं गलत दिशा में हूँ। इसके साथ वह केंद्रीय महाद्वीप के पश्चिमी किनारे की ओर गायब हो गया। बहुत बेहतर, उसने सोचा जब उसने पश्चिमी किनारे की हवा में ची को महसूस किया। मैं करीब हूँ, लेकिन क्या पहले स्थान का घनत्व अधिक था? उसने सोचा और उसने फिर से वही करना शुरू कर दिया, महासागर के चारों ओर अलग अलग स्थानों पर टेलीपोर्ट करते हुए घनत्व का पता लगाने की कोशिश की। अंततः उसने एक ऐसा स्थान पाया जो उसके द्वारा महसूस की गई सबसे अच्छी जगह की तरह लग रहा था। एज लेकिन इसके बजाय जोर से बोला, सिस्टम, क्या यहाँ कोई सील की गई स्थान या गुप्त क्षेत्र है? उसने पूछा। वहाँ एक द्वीप है जो महासागर में 4 किलोमीटर दाईं ओर छिपा है। सिस्टम एआई ने बिना उसे बताए या ये बताए कि ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा था, इसका जवाब दिया। यह ऐसे प्रश्न केवल तब पूछता था जब दी जा रही जानकारी बड़ी होती थी या लागत एक निश्चित सीमा से ऊपर होती थी जिसे निंग ने सेट किया था। एआई ने कुछ साल पहले निंग को अचानक इसकी वापसी की सूचना देते हुए लौटाया था। वापसी के बाद निंग ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता में एक उल्लेखनीय गिरावट नोट की थी, हालांकि वह पहले से ही अधिकांश समय भावनाओं पर कार्य न करने में सक्षम था। फिर भी सामान्य भावनाएं होना अच्छा था। सिस्टम अपग्रेड के अन्य लाभ जैसे कि कैप सिस्टम में बदलाव, जिससे यह प्रत्येक 24 घंटे में फिर से सक्रिय हो जाता था, और यदि कोई व्यक्ति वहां 10,000 वर्षों तक फंसा हो तो सिस्टम का ऑटो टेलीपोर्ट बाहर निकलना अभी उपयोगी नहीं था। वास्तव में सबसे उपयोगी, भूमि के बावजूद जो भावना उसने अनुभव की वह निश्चित रूप से बहुत अनोखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह ग्रह के सबसे घनीभूत स्थान पर था और फिर भी उसे पता था कि जो कुछ भी अंदर है वह उससे कहीं अधिक घनीभूत होना चाहिए। यहाँ एक स्थान छिपा हुआ है, निंग ने पूछा। क्या यह एक सील है जो ग्रह के बाहर मौजूद है या क्या मैं वहां टेलीपोर्ट कर सकता हूँ? तुम वहां टेलीपोर्ट कर सकते हो जब तक कि तुम स्थान को जानते हो। चूंकि मुझे इसका पता नहीं है, मुझे पहले वहां पहुंचने का एक तरीका खोजना होगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि यह कहाँ है? फिर निंग ने पूछा, इसके स्थान को जानने के लिए तुम्हें 20 अरब ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, क्या तुम सुनिश्चित हो? ओह, तो तुम मुझे बता सकते हो, मुझे लगता है ये ठीक है जब तक मैं इसे अपने दम पर खोज रहा हूँ। निंग ने सोचा, हाँ निश्चित रूप से, यह ऊर्जा मेरे लिए अब लगभग कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी जानकारी उसके मन में आई और निंग अब उस द्वीप का स्थान जानता था जो अंतरिक्ष की तहों में छिपा हुआ था। ठीक है, चलो इसे देखते हैं, फिर निंग ने कहा और गायब हो गया। जब वह उसके लिए परिवर्तन काफी समय से लंबित था, उसने गहरी सांस ली और पहाड़ों में से एक के शीर्ष पर गया और वहां उगी ताज़ा घास पर बैठ गया। इस बार उसके पास उसकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए जैसे ही वह टूटने वाला था उसने अपने दिव्य ज्ञान को द्वीप पर जितना हो सके फैलाया। उसे ये जानकर काफी आश्चर्य हुआ कि उसका दिव्य ज्ञान सामान्य रूप से जिस दूरी तक पहुंचता वहां तक नहीं पहुंच सका। क्या ची की घनी उपस्थिति उसके दिव्य ज्ञान की सीमा को प्रभावित कर रही थी? उसने सोचा। उसने इसे खेती के ज्ञान के माध्यम से सीखा था, लेकिन पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसने इस बारे में ज्यादातर भूल गया था जब तक कि उसने अभी इसे आजमाया नहीं। उसने ये भी देखा कि पौधों के अलावा वहां कोई जानवर नहीं थे, इसलिए वह अपनी इच्छानुसार टूटने के लिए सुरक्षित था। उसने आखिरकार किसी भी आत्मनियंत्रण को छोड़ दिया जिसे वह अभी भी पकड़े हुए था और अपने शरीर को अपने तरीके से होने वाले किसी भी परिवर्तन के लिए जाने दिया। उसकी ची के सागर में जो आत्मा थी वह अब एक वयस्क आत्मा में पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी, जो दिखाई देती थी। यह महसूस हुआ जैसे आत्मा और शरीर एक ही प्राणी थे, जिससे उसकी आत्मा थोड़ी और बढ़ गई। आत्मा ने जितना हो सके उतना लिया और शीघ्र ही निंग के शरीर के बाहर एक वर्टेक्स बन गया जो लगातार ची को अवशोषित कर रहा था। अगर वो उस मूल में नहीं होता जहां कहीं भी जानवर नहीं थे, जो वर्तमान घटना उसने उत्पन्न की थी वह एक पूरे साम्राज्य को चेतावनी देने के लिए पर्याप्त होती, और यह समय के साथ केवल बढ़ती ही जा रही थी। ची का अवशोषण बढ़ता जा रहा था और इसके साथ उसकी आत्मा भी बढ़ी। जल्द ही आत्मा इतनी बड़ी हो गई कि उसकी ची का सागर इसे बिल्कुल भी समाहित नहीं कर सका। लेकिन फटने के बजाय, जैसे कि कोई भी आत्मा करती है, उसकी आत्मा अक्षरिक बन गई और सामान्य रूप से बढ़ती रही। निंग बता सकता था कि क्या हो रहा था, लेकिन वह फिर भी हैरान था। सूरज जल्द ही उसके ऊपर डूब गया और रात आ गई, लेकिन जो घटना निंग उत्पन्न कर रहा था वह बिल्कुल भी समाप्त होती नहीं दिख रही थी। आत्मा जल्द ही उसकी आकार के लगभग आधे में बढ़ गई और अंततः अपनी आंखें खोली। वे उसकी आंखें थीं और वह उनसे देख सकता था, ये गंभीरता से, क्योंकि वह एक साथ आत्मा और शरीर दोनों था। उसकी ची एक साथ दोनों की मदद करने लगी। जो ची वो ले रहा था वह उसके शरीर को ठीक करने लगा जितना कि यह उसकी आत्मा को विकसित करने में मदद कर रहा था। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसे अपने शरीर को इस हद तक सुधारना था कि वह आत्मा को पूरी तरह से समाहित कर सके। कोई भी असंगति निश्चित रूप से उसकी कल्टिवेशन बेस को नुकसान पहुंचाएगी।
निंग जितना संभव हो सका शांत हो गया और इसे सावधानी से संभाला। उसका शरीर इस समय ची से भरा हुआ था और यह निरंतर इसे सुधारता रहा ताकि यह आत्मा के लिए निवास स्थान बना सके। इसी समय आत्मा धीरे धीरे बढ़ रही थी ताकि वह शरीर के समान आकार की हो सके। निंग आत्मा की वृद्धि की गति को नियंत्रित नहीं कर सका क्योंकि यह लगभग उसी मात्रा की ची ले रही थी जितना उसका शरीर ले रहा था। इसलिए वह केवल यही आशा कर सकता था कि जब यह समान आकार का होगा उसका शरीर ठीक होगा। और जब समय आया, निंग की आत्मा उसके शरीर के समान आकार की हो गई और उसके अपार्ट से बाहर निकलने लगी। निंग ने समस्या को देखा और 1 सेकंड के लिए पैनिक किया, फिर शांत होकर अंदर लिया। आत्मा अब मौजूद नहीं थी और उसका शरीर भी नहीं था। वे दोनों मिलकर कुछ बेहतर में बदल गए, कुछ ऐसा जो उसे एक बार फिर बढ़ने की अनुमति देता था और इसके अंत में यही उसे और कई अन्य खेती करने वालों को अमरता की ओर ले जाएगा क्योंकि हर कोई चाहता था। निंग ने मुस्कुराया, उसे अमरता की परवाह नहीं थी लेकिन उसे अपने प्रियजनों को आखिरकार इतनी वर्षों के बाद ऐसे एक क्षेत्र में पहुंचते हुए देखने का विचार बहुत पसंद था। मैं उन्हें दीर्घायु दे सकता हूं जैसा कि मैंने वादा किया था। निंग पर्वत की चोटी पर उड़ गए और सब कुछ को फिर से देखा। अब वो आत्मा परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंचकर एक अलग अनुभूति महसूस कर सके। सभी ब्रेकथ्रू के साथ ये भी बढ़ी हुई शक्ति, बल और संवेदनाओं के साथ आया। निंग ने एक बार फिर अपनी दिव्य संवेदना को बाहर जाने दिया और महसूस किया कि यह पूरे द्वीप को और उससे आगे भी कवर करती थी। वो वास्तव में उस महासागर को देख सकते थे जो इस मुड़े हुए स्थान के बाहर था। वाह, मैं इतना दूर देख सकता हूँ, भले ही मेरी संवेदनाएं भारी ची घनत्व द्वारा बाधित हो रही हों, निंग ने सोचा। एक वृत्ताकार आकार में चौड़ा, उसमें पानी गहरा नीला, लगभग काला दिखता था जहां से वह खड़ा था। तालाब चारों ओर उच्च स्तर वाले पौधों से घिरा हुआ था। तालाब में मौजूद तरल गहरा हो सकता है लेकिन यह इसके अंदर से उज्ज्वल प्रकाश निकाल रहा था। निंग अपने गालों पर रोशनी देख सकता था जहां से वो खड़ा था। वास्तव में पूरा घाटी रहस्यमय तरल के कारण एक शेड में थोड़ा उज्ज्वल था। अचानक एक विचार उसके मन में आया और उसने जोर से कहा, क्या यही असली उत्पत्ति है? उसने सोचा कि अगर ऐसा है तो उसके सामने जो तालाब है वही पूरे ग्रह के लिए ची का स्रोत है। ची पहले इस मुड़े हुए स्थान में भरी और फिर धीरे धीरे पूरे ग्रह पर फैल गई। यह उन कारणों में से एक था कि ग्रह में ची का इतना गरीब संचित था। अगर मुड़ा हुआ स्थान नहीं होता तो ग्रह में निश्चित रूप से ची का उच्च स्तर होता। शायद इतना नहीं कि लोग आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में आसानी से प्रवेश कर सकें, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा होता। उसके अलावा उसे और कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ सिवाय उस एक भावना के जो उसे उस द्वीप पर कदम रखते ही हुई थी। हालांकि कुछ ही सेकंड में उसने महसूस किया कि उसका शरीर फिर से विकास के लिए बढ़ रहा है और एक बार फिर से टूटने के लिए तैयार है। केवल वो गलत था। निंग किसी भी तरह से तैयार नहीं था लेकिन तरल उसे मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, निंग चिल्लाया और पीछे कूद गया। जैसे ही उसने तरल को छूना बंद किया उसका शरीर फिर से हल्का महसूस करने लगा और उसने अपनी कल्टिवेशन बेस को सामान्य होते हुए महसूस किया। अगर उसने जो हो रहा था उसे होने दिया होता तो वह निश्चित रूप से ची डेविएशन में प्रवेश कर जाता। बिना किसी संदेह के निंग ने भय में तरल को देखा और आखिरकार उसने समझा कि यह वास्तव में क्या था। ये ची है, उसने सोचा। ची इस एक बिंदु पर इतनी संकेंद्रित है कि यह तरल की तरह दिखता है। उसने फिर से सब कुछ समझने के लिए एक पल लिया। वह जगह जहां वो वर्तमान में था किसी तरह पूरे विश्व का केंद्र था। ये जगह मानवों और जानवरों को पहले स्थान पर वृद्धि करने की अनुमति देने का कारण थी। सभी दिशाओं से, सौभाग्य से, इतनी तेज रोशनी ने उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई और न ही उसे कोई तनाव दिया और वह बिना अपनी आंखें ढकने के पूरी तरह से नेविगेट कर सका, जो कि अगर वह इंसान होता तो वह करता। वह पूरे तालाब में उड़ गया लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अंततः उसने खुद को जमीन के तल में डूबने दिया। जैसे ही वो उतरा उसने फर्श पर लुढ़कना शुरू किया, ये देखते हुए कि वो संभवतः क्या खोज सकता है। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो ढलान पर नीचे जा रहा है। वो बिना मतलब लुढ़कने लगा और कुछ बहुत ही चमकीली चीज के ऊपर जा गिरा। अपनी पूरी जिंदगी में उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था। जो उसने देखा वह एक छोटा सा दरवाजा था जो एक ऐसे स्थान की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा था जो उज्ज्वल रोशनी का था। हालांकि वो उसमें प्रवेश नहीं कर सका, चाहे जो भी प्रणाली हो। यह क्या है? उसने पूछा। यह एक जगह का दरवाजा है जो आपके ब्रह्मांड में नहीं है। निंग की आंखें चौड़ी हो गई। क्या? उसने आश्चर्य में पूछा। ये हमारे अपने ब्रह्मांड के बाहर किसी जगह की ओर ले जाता है। तो क्या मैं इसके माध्यम से दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकता हूँ? उसने पूछा। नहीं। मैंने स्थिति की गंभीरता को समझा। मैं देखता हूँ कि प्रणाली भी खतरे से मुक्त नहीं है और यहाँ मैंने सोचा कि मुझे कोई खतरा नहीं है। उसने कहा कि आप खतरे से मुक्त हैं जब तक आप उन क्षेत्रों में प्रवेश करने के तरीके खोजने की कोशिश नहीं करते। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं ऐसा न करूं। उसने कहा कि इसमें थोड़ा समय लगा लेकिन जिस डर का उसे अनुभव हो रहा था वह धीरे धीरे दूर हो रहा था। हालांकि अगर डर दूर हो गया तो वह एक भावना जो शुरू से ही थी अभी भी वहां थी और अब यह वास्तव में उसे परेशान करने लगी। प्रणाली, क्या चल रहा है? यह अजीब अनुभव क्या है जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ? उसने पूछा। यह आपका समय का अनुभव है, अलग समय के प्रवाह को महसूस कर रहा है। क्या? उसने चिंतित चेहरे के साथ पूछा। इस जगह का समय का प्रवाह अलग है? अलग कैसे? उसने पूछा। इस द्वीप पर समय लगभग 13 गुना तेजी से गुजरता है जितना कि बाहर। 13 गुना तेज? उसने आश्चर्य के साथ कहा। लेकिन रुको, मैं उन जगहों पर गया हूं जहां समय पहले धीमा बीतता था और मुझे यह अनुभव कभी नहीं हुआ। उन जगहों पर समय और वहां सभी लोग एक ही गति से चल रहे थे।
वर्षों को नकारने के लिए वे यहाँ तोड़ने के द्वारा पहुँचते हैं। निंग ने कहा कि मैं यहाँ जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा। हालांकि जिस तरह से मैं इस क्षेत्र में जल्दी पहुंचा, मैं शायद लंबे समय तक इसी तरह रहूंगा। निंग ने कहा कि अब जाने का समय है। फिर निंग गायब हो गया और द्वीप के बाहर वापस आ गया। अब समय के बढ़ने की भावना गायब थी, लेकिन अब एक और भावना थी। अब यह एक प्रकार की अस्वस्थता की तरह थी, जैसे हवा इतनी बासी थी कि उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था या उसके चारों ओर पर्याप्त हवा नहीं थी। वहां दमन की भावना भी थी। उसने महसूस किया कि जबकि उसकी इंद्रियां बेहतर हो गई थीं, वे जरूरी नहीं कि जितनी अच्छी होनी चाहिए थी हो गई थीं। उसे ये भी लगा कि उसकी शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी जितनी होनी चाहिए। क्या हो रहा है? मैं इतना कमजोर क्यों हूं? निंग ने आश्चर्य के साथ सोचा। वो और अधिक भ्रमित हो रहा था, लेकिन फिर एक विचार आया। रुको, क्या मैं क्षेत्र के चारों ओर ची की कमी के कारण दबाया जा रहा हूं? क्या मैं अपनी पूरी शक्ति दिखाने में असमर्थ हूं? उसने सोचा। उसने पुष्टि की, जब आप बाहर थे मैंने सोचा कि मेरा बच्चा खत्म हो गया है। बूढ़े आदमी ने कहा, कृपया आकर मेरे बच्चे की जांच करें। वह पेड़ से खेलते समय गिर गया और उसकी बांह टूट गई। बूढ़े आदमी ने कहा, ओह। नींग ने थोड़ी आश्चर्य के साथ कहा, चलो जल्दी करें। वो बूढ़े आदमी के घर गया। घर बस एक झोंपड़ी थी जो लगभग उसी तरह की थी जैसे क्लाविया के लोग रहते थे, जहां ही बहुत समय पहले रहते थे। केवल ये मिट्टी और लकड़ी से बनी थी। नींग ने बच्चे को जितना संभव हो सके ठीक किया और वहां से चला गया। गांव के विभिन्न लोगों ने उसका स्वागत किया और उसे डॉक्टर कहा। ये भूमिका वो इन ग्रामीणों के लिए निभा रहा था। वो पहाड़ पर रहने वाला डॉक्टर था। यदि वे बीमार होते तो वे या तो मरीज को वहां लाते या बस उसे बुलाने आ जाते। लोगों ने अनुरोध किया कि वह गांव में अपने लिए एक घर बनवा लें, लेकिन नींग को वहां केवल एक घर होने से जो शांति और शांति मिलती थी वह पसंद थी। नींग पहाड़ पर चढ़ गया, घने झाड़ी वाले और पत्थरों के बीच चलते हुए, चढ़ाई करते हुए। चलना बंद कर दिया उसने, आंखें इतनी चौड़ी कि वे अपने सॉकेट से गिरने की धमकी दे रही थीं। उसने तुरंत उसकी खेती की मात्रा को महसूस किया और समझा कि वास्तव में यह बदल गई है, हालांकि यह पहले से बहुत अलग नहीं लग रहा था। वहां निश्चित रूप से एक बदलाव था। बधाई हो, तुम्हें अब एक लंबी उम्र मिलेगी, एलिया ने चिढ़ाने वाली आवाज में कहा। निंग भी मुस्कुराया। क्या कहते हो? क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? उसने पूछा। अभी? उसने पूछा। हाँ, हम वहां चलते हैं और तुम भी तोड़ सकते हो, निंग ने कहा। तुम पहले जाओ, मैं बाकी लोगों के लिए जाऊंगा और उन्हें भी वहां लाऊंगा। एलिया ने एक सेकंड के एक हिस्से से ज्यादा नहीं सोचा और कहा, ठीक है। उसकी सभी चिंताएं गायब हो गई जब उसने इतने लंबे समय बाद तूपो करने के अवसर के बारे में सोचा। निंग मुस्कुराया और अपने हाथ आगे बढ़ाए। एक बार जब एलिया ने उसे पकड़ा तो वह गायब हो गया। जब वे फिर से प्रकट हुए, वे समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, जहां कोई भूमि नजर नहीं आ रही थी। क्या तुम तैयार हो? उसने पूछा। द्वीप किसी प्रकार के रहस्यमय क्षेत्र के भीतर छिपा हुआ है। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा और तुम यहां आने के लिए जी। विशेष रूप से सच था जब निंग ने इस विशेष स्थान को बनाने का निर्णय लिया जो केंद्रीय महाद्वीप में गालरा साम्राज्य से जुड़ता था। यह उत्तरी महाद्वीप के मुख्य केंद्रों में से एक था। अब निंग एक बहुत बड़े हवेली में पहुंच गया जिसमें एक काफी खुला आंगन था। उसने हवेली में प्रवेश किया बिना किसी ने उसे रोका। अधिकांश उससे बात करने के लिए बहुत डरते थे और अन्य उसके सामने इतने अधीनस्थ थे कि वे उसके साथ बातचीत करने के लिए खुद को योग्य नहीं समझते थे। निंग हवेली के पूरे नीचे की ओर चला गया जहां वह वर्तमान में एन का कल्टिवेटिंग कर रहा था। क्या आश्चर्य है, हाई ने कहा जब उसने निंग को उस जगह में आते देखा जहां वह और कई पुराने समय के लोग कल्टिवेटिंग कर रहे थे ताकि थोड़ी देर और जी सकें, जबकि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। हाई अभी भी बहुत बूढ़ा था और उसे ग्रह पर अपना समय बचाने की आवश्यकता थी। हे हाई, निंग ने कहा। यह उसका पहला शिष्य था और अधिक महत्वपूर्ण रूप से वह एक दोस्त था जिसे उसने इस दुनिया में बनाया था। जैसा कि यह एक यादृच्छिक दौरा था, एनगा वह उसने पहले ही एली को ले लिया है और वहां तुम ही एक हो जिसे मैं अभी के लिए ले जाऊंगा। ओह क्यों? एना ने पूछा कि उस जगह का वातावरण ची से भरा हुआ है और यही लोगों को इतना आसानी से तूपो करने की अनुमति देता है। हालांकि अगर मैं बहुत सारे लोगों को ले जाऊं तो मुझे नहीं पता कि वहां कोई समस्या होगी या नहीं। शायद वहां कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन मैं अभी भी धीरे धीरे करना चाह रहा हूं। निंग ने कहा कि एना को यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ कि उसके परिवार को अगले क्षेत्र में आसानी से तूपो करने का मौका नहीं मिलेगा। चिंता मत करो, निंग ने कहा उसके चेहरे को देखकर। एक बार जब तुम खत्म हो जाओगी तो तुम कुछ लोगों को बताना शुरू कर सकती हो और मैं उन्हें 1 या 2 महीने में लेने आऊंगा। इससे मुझे खुशी होती है, एना ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चलो, उसने कहा और फिर से गायब हो गया। फिर उत्पत्ति के साथ द्वीप के अंदर प्रकट हुआ। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एना तुरंत अपने शरीर को नियंत्रण के बिना तूपो करने की कोशिश करते हुए महसूस कर सकी। निंग ने जल्दी से उसे उन पहाड़ों में से एक दिखाया जहां वह बैठ गई और अपने तूपों को शुरू किया। और इसलिए उसने 1 और घंटे का इंतजार किया। वह अब थोड़ा बोर हो गया था लेकिन फिर भी उसने इंतजार किया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के लिए वह तैयार नहीं था। सिस्टम ने उसे एक अधिसूचना दी कि आपने पिछले 3 दिनों में ऊर्जा अवशोषण की सीमा नहीं पहुंच जाई है। निंग जब ये पढ़ रहा था तो वह निश्चित रूप से भ्रमित था। मैंने नहीं, मैं जानता हूं कि मैंने पिछले 3 दिनों से साधना की है, ये पर्याप्त होना चाहिए था। क्या मेरी सीमा मेरे बिना जाने बदली? उसने सोचा, लेकिन फिर उसने आखिरकार यह समझा कि शायद इसका जवाब क्या है। क्या इस जगह में सीमा जल्दी रिफ्रेश होती है? सिस्टम क्या यही है? हाँ, निंग ने आश्चर्य से चिल्लाया। तभी हिया भी आधे में था। उसने जो आभा छोड़ी थी वो एलिया के कम नहीं थी।
वो कुछ सेकंड के लिए फिर से ध्यान भंग कर गया और फिर से सिस्टम से बात करने लगा। था वेट, क्या मेरी सी अभी भरी नहीं है? उसने पूछा। नहीं। ओह, मुझे इसे जल्दी भरना चाहिए। निंग ने सोचा और थोड़ी देर के लिए साधना किया क्योंकि क्षेत्र में ची बहुत घनी थी और वह उच्च स्तर पर भी था। मुझे अपना प्रतिभा भी मिलना चाहिए और फिर एक क्वाड्रिलियन ऊर्जा इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि अगली ऊर्जा को अनलॉक किया जा सके। या क्या ये सिर्फ इसके बारे में जानने के लिए था? जो भी हो, मुझे अपने नए शरीर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसने 10 और मिनटों का इंतजार किया और वह फिर से ऊर्जा इकट्ठा कर सका। जब उसकी कैप कुछ सेकंड में भर गई तो अब उसे केवल 2 घंटे से कम का इंतजार करना था, जबकि सामान्य कैप के साथ उसे 24 घंटे की आवश्यकता थी। 1 घंटे से कम समय में एना अपने आधे रास्ते तक पहुंचने लगी। उसने जो आभा छोड़ी वह बेमिसाल थी। वास्तव में उसकी आभा उसकी अपनी से भी अधिक विशाल महसूस हो रही थी। आखिरकार जो कुछ भी उसके पास था और जो उसने सीखा था, उसने यह अपने सबसे करीबी लोगों को दिया और उनमें से एना ही रही जिसने शुरू से ही सबसे अच्छा प्राप्त किया, यहाँ तक कि वह भी उसके साथ उस मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। उसकी खेती की नींव शायद पूरी दुनिया में सबसे अच्छी थी। निंग को इस पर वास्तव में गर्व था और यह उसके चेहरे पर उसके विशाल मुस्कान में साफ झलक रहा था। जल्द ही 1 और घंटा बीत गया और निंग ने फिर से ऊर्जा इकट्ठा की, एक शब्द कहकर। वाह, धन्यवाद, शुक्रिया बहुत कुछ के लिए जो तुम मेरे लिए करती हो, उसने कहा, एक आवाज में जो अपने आंसुओं में चोकिंग थी। निंग ने बोलना बंद कर दिया और मुस्कुराया। मैं ये सभी के लिए करता हूँ जिनकी मुझे परवाह है, उसने कहा, और तुम मेरे लिए खास हो तो अगर मुझे करना पड़े तो मैं इसे फिर से करूंगा, जितनी बार मुझे आवश्यकता होगी। उसने नम्रता से उसके पीठ को सहलाया जब तक उसने रोना बंद नहीं किया। निंग ने एलियो को बैठाया और उसकी खेती के आधार को फिर से मजबूत किया। हाई भी तैयार था, लेकिन उसने तय किया कि वह जहां था वहां बने रहेंगे। अपने खेती के आधार को मजबूत करने के लिए अब केवल अन्ना बची थी। उसकी आभा समय के साथ बढ़ती गई और धीरे धीरे क्लाइमैक्स तक पहुंच गई जैसे हर ओन की होती है। निंग की टोपी फिर से ताज़ा हो गई समय में और उसने आवश्यक ऊर्जा एकत्र की। अन्ना भी ब्रेकथ्रू के साथ समाप्त हो गई थी और अब मजबूती कर रही थी। हाय अपने साथ दूरी बनाकर उसके पास उड़ गया। उसके सिर में भरे हुए सफ़ेद बालों को फिर से काला नहीं किया जा सकता था। हालांकि उसने अपनी जीवनकाल में और 5000 से 10,000 वर्ष जोड़ दिए थे, लेकिन उसने अपने दैनिक जीवन का आनंद लो। हेयाई ने कहा, मैंने ये संभाल लिया है, उसकी चिंता मत करो। निंग ने कहा, इसके अलावा तुम उन्हें उस तकनीक के बिना नहीं ढूंढ सकोगे जो मुझे दी गई थी। मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं सच में बदले में कुछ नहीं चाहता। बस जाओ और अपनी जिंदगी जियो बिना ये चिंता किए कि मुझे वापस कब देना है, निंग ने कहा। हेयाई ने सुना, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि क्या वह ऐसा कर सकता है। अगर सिर्फ उसे निंग से मदद मिली होती तो वह निंग से कुछ वापस नहीं चाहने पर ठीक होता, लेकिन उसके सभी लोगों ने 2 सहस्त्राब्दी से उसकी मदद ली है, इसलिए उसके अंदर एक अपराधबोध पनप रहा था जिसे वह नहीं मिटा सका। दूसरी ओर निंग उस अपराधबोध को समझ नहीं सका। उसने कभी किसी से मदद नहीं ली थी जैसे उसने दूसरों की मदद की। निकटतम व्यक्ति रचनाकार होगा, लेकिन निंग को पता नहीं था कि क्या वो एक व्यक्ति है या बस एक और ऊर्जा। हेयाई ने उसे कुछ याद दिलाने में मदद की। हालांकि मुझे शायद उन जानवरों में से कुछ और खोजने के लिए जाना चाहिए। ऐसा करते हुए एक समय हो गया है और हम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते हैं, ठीक है? उसने पूछा। हाँ, आप नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ समय अलग तरीके से चलता है। आप लगभग 500 सालों में मर जाएंगे, जबकि 8000 साल से अधिक समय मिलने के बावजूद। इसलिए यहाँ रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, मेरे अलावा। निंग ने कहा, ठीक है, ये बुरा है, हम बाद में ब्रेक थ्रूज हासिल करने के बारे में देखेंगे। फिर अन्या ने कहा, हम बाहर खेती नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसे कभी कभी हमें यहाँ वापस लाने के लिए कहना होगा। एली ने कहा, बस उसके बारे में और बात मत करो। निंग ने कहा, मैं इस पर बाद में सोचूंगा, अभी के लिए आप लोग घर लौट सकते हैं। आपके परिवार के लिए उन्हें तैयार होने के लिए कहें, मैं 1 महीने में उन्हें लेने आऊंगा। ग्रैंडमास्टर, हम तैयार हैं, एक मध्यम आयु की महिला ने कहा जब वह निंग और एली के पास आई जो द्वीप के केंद्र में रह रहे थे। ओह, अच्छा काम, सोनिया, तुमने टान्या की तुलना में काफी कम समय लिया, निंग ने कहा। वैसे भी बस यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो, जब बाकी लोग खत्म हो जाएंगे तब हम चले जाएंगे। सोनिया ने सिर हिलाया और उनके पास बैठ गई और समझने लगी कि तब क्या बदल गया था जब उसने तूपो किया। ये लोग वापस ले जाकर मैं अपनी भतीजी को बाद में लाने के लिए वापस आऊंगा, निंग ने कहा। ठीक है, एली ने कहा, छोटी लड़की को अभी और समय चाहिए। एली ने कहा। निंग ने सिर हिलाया और सोनिया के साथ बाकी लोगों से मिलने के लिए उड़ान भरी। जब वो वहां पहुंचा तो उसने लोगों को उनके घर लौटाया और वापस आया। वो कर चुकी है, उसे अब केवल समेकित करना है, एली ने कहा जब निंग वापस आया। मैं देखता हूँ, निंग ने कहा। ठीक है, क्या वापस लाने के लिए कोई और भी है? एली ने पूछा। नहीं, वास्तव में नहीं। ठीक है, मुझे शायद उन तीनों को वापस लाना चाहिए जो अपनी जाति के साथ आराम कर रहे हैं। वे अगला होंगे, निंग ने कहा। ठीक है, उन्हें ले आओ। निंग ने सिर हिलाया और केंद्रीय महाद्वीप पर टेलीपोर्ट हो गया जहां वो फिर से कब्र में गया। तुम वापस आ गए, इस बार तुमने किसे पाया? जानवरों ने उत्सुकता से उससे पूछा जब वो कब्र में गया। ओह, माफ करना, इस बार मेरे पास कोई नहीं है, मैं केवल अपने जानवरों को कुछ दिनों के लिए लाने आया हूँ। इसके बाद मैं किसी को खोजने और लाने जाऊंगा। कुछ अंदर चल रहा था। निंग ने अधिक समय न बर्बाद करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हुए प्रवेश किया। चट्टान से नीचे उड़ने के बाद वो सभी जानवरों को देख सकता था, जिसमें उसके 3 दोस्त भी शामिल थे।
जानवर उसके हर कुछ महीनों में लौटने के आदी थे, इसलिए उन्होंने वास्तविक आश्चर्य नहीं दिखाया, हालांकि वे उसे स्वागत करने के लिए आ गए। मास्टर, ब्लू ने चिल्लाया जब वो उसके पास गया। एगिस और नाइट उसके पीछे उड़ने लगे। हे, तुम सब कैसे हो? उसने पूछा। तुम इस बार किसी के साथ नहीं आए? मास्टर ई ने सिर्फ पूछा। नहीं, मैं इस बार कुछ और लेने आया हूँ, निंग ने कहा। मैं वास्तव में तुम लोगों को लेने आया हूँ। ओह, तुम्हें हमें ले जाना है, ब्लू ने अजीब आवाज में कहा। वह निश्चित नहीं था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी कि उसे इस जगह छोड़ना होगा। तुम्हें ये जगह इतनी पसंद क्यों है? निंग ने पूछा। सच्चाई ये है कि मास्टर, मुझे वास्तव में ये जगह पसंद है। मुझे ये जगह उस अंधकार से बहुत ज़्यादा पसंद है जिसमें तुम हमें रखते हो, ब्लू ने कहा। मुझे नहीं पता वो अंधकार क्या है, और यह आरामदायक है, लेकिन यह बहुत अकेला भी है। कुछ दिनों में शायद आपके किसी वंशज के साथ, निंग ने कहा। ठीक है, जितना समय चाहे ले लें, बीस्ट ने कहा। निंग ने सिर हिलाया और जाने के लिए चल दिया, लेकिन तभी उसे पीछे से एक और आभा का कंपन महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा और देखा कि आभा जिस स्थान से आई थी वो निश्चित रूप से ताबूत था। क्या तुम लोगों ने फिर से महसूस किया? कहा, कुछ ताबूत में गड़बड़ है। जेम के साथ हम कुछ महसूस नहीं कर सकते। तुम भी नहीं महसूस कर सकते, इंसान, बीस्ट ने कहा। निंग ने उन पर विश्वास नहीं किया और ताबूत के पास जाकर इसे ठीक से जांचने लगा। इस बार उसने ताबूत के हर कोने को देखने में अच्छा खासा समय बिताया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ताबूत से कोई आभा नहीं आ रही है। बहुत अजीब है, उसने सोचा। बिना किसी परिणाम के उसने द्वीप पर वापस जाने का फैसला किया। जब वह कब्र से बाहर आया तो वह दक्षिणी महाद्वीप में एक जंगल में पहुंचा। वह आदमी जिसने ये सील बनाया, निंग ने सोचा, उसने इसे में टेलीपोर्टेशन संरचना क्यों डाली? फिर उसने वापस टेलीपोर्ट किया। द्वीप पर ठहरना अच्छा विचार था या नहीं, लेकिन उसके बाद उसने सावधानी को दरकिनार करते हुए वहीं रहने का फैसला किया जितना वह चाहता था। अब उसकी कृषि आधार अगले क्षेत्र के करीब पहुंच रहा था, और यदि वह चाहता तो वह तूपो कर सकता था। खैर, इस शरीर का मेरे लिए कोई विशेष उपयोग नहीं है, इसलिए क्यों नहीं, निंग ने सोचा और एली के पास गया। उसने जल्दी से एल की भतीजी को केंद्रीय महाद्वीप पर वापस ले गया और लौट आया। मैं भी तूपो करने जा रहा हूं, उसने कहा और तालाब के पास अपनी तूपो शुरू की। इतनी जल्दी? एली ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, ये सच में है। मुझे नहीं पता कि यह अच्छा है या नहीं, लेकिन मुझे अब वास्तव में परवाह नहीं है, निंग ने कहा। एली ने समझ लिया कि उसका क्या मतलब था और उसे तूपो करने दिया। चूंकि यह एक प्रमुख क्षेत्र में तूपो नहीं था, इसलिए इसे करने में उसे अधिकतम 1 घंटा लगा। जब वो पूरा हो गया तो वो अब दूसरे आत्मा रूपांतरण क्षेत्र में था। मुझे कुछ बुरा महसूस नहीं हो रहा, तो शायद मैं ठीक हूँ, निंग ने सोचा। अगर यह ठीक है तो ठीक है, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोला, लेटुन देखो, यह एक बहुत ही टिकाऊ शरीर है जिसमें उच्च दर्द सहने की क्षमता है। ये चाय, एथ, मना या किसी भी ऊर्जा के हर रूप में पूरी तरह से समाहित है, जो एक ग्रह में हो सकता है, और अंततः सबसे महंगी चीज़ है, जो कि लगातार पुनर्जनन है। इस शरीर को पाने के बाद मुझे खुद को ठीक करने के लिए ऊर्जा खर्च करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। निंग ने कहा। ठीक है, तो इसे करो। तब एलआई ने कहा। निंग ने सिर हिलाया। सिस्टम, मेरा शरीर बनाओ। एक तेज सफ़ेद रोशनी निंग के सामने प्रकट हुई। जैसे ही वे एक मानव आकृति का आकार लेने लगे, धीरे धीरे रोशनी ने भौतिक शरीर के संकेत और सामूहिकता बनाना शुरू किया, जो उसके सामने प्रकट हो गए। निंग ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर कमजोर हो रहा है, क्योंकि अब तक जो ऊर्जा उसने इकट्ठा की थी वो उससे चुराई जा रही थी। जल्द ही शरीर पूरा हो गया। जैसे ही यह बनाया गया, शरीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन निंग ने अपनी टेलीकिनेसिस से इसे पकड़ लिया और इसे अपने सामने लटका दिया। नया शरीर बिल्कुल पुराने जैसा ही दिखता था, सिवाय इसके कि इस नए में बहुत हल्का रंग था और बाल उतने लंबे नहीं थे। नया शरीर 8। जबकि एलिया ने कुछ और कहा। उसने अपने नए शरीर की जांच करना शुरू किया। ये काफी हल्का है, उसने कहा। एलिया ने पूछा, क्या? ओह, मैंने कहा, ये काफी हल्का है। ये शरीर शायद इसलिए है क्योंकि इसमें अभी शरीर का विकास नहीं हुआ है। उसने तालाब के चारों ओर देखा और एक छोटी चट्टान पाई जिसे उसने जितना दूर हो सके फेंका। दुर्भाग्यवश वो सबसे दूर भी 100 मीटर से ज्यादा नहीं जा सकी। उसकी हाथों में केवल एक चट्टान फेंकने से दर्द होने लगा। यार, मैं अभी काफी कमजोर हूँ, मुझे और ऊर्जा और ताकत की जरूरत है। मुझे जल्द ही अपने शरीर का विकास करना चाहिए, उसने कहा। तुम किसकी बात कर रहे हो? क्या यह एक आम इंसान के लिए बहुत अच्छा नहीं है? तुम्हारा शरीर सामान्य से कहीं बेहतर है, एलिया ने कहा। ओह, मुझे लगता है, उसने कहा। खैर, मुख्य चीज का परीक्षण करने का समय है, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे कैसे करूंगा। क्या? एलिया ने पूछा। साई, ये पुनर्जनन पहलू है। इसे बनाने में मुझे इतना खर्च करना पड़ा कि एक शरीर लगातार पुनर्जनित हो सके। अगर मुझे कभी नुकसान होता है तो मैं नहीं जानता कि मैं इसे कैसे करूंगा। मैं इसे कोशिश करूंगा, हालांकि मैं खुद को चोट नहीं पहुंचा सकता, ये देखते हुए कि मैं कितना मजबूत हूं। मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। चाकू ने बिल्कुल भी नहीं चुभा। जो नुकसान उसे हुआ वो कुंद था, और इस तरह एल के अविश्वसनीय शरीर की खेती की ताकत ने आसानी से उसके सिर को दूसरी तरफ से तोड़ दिया, जबकि खून और मस्तिष्क का पदार्थ बाहर निकलकर तालाब में बिखर गया। उसने जब देखा कि उसने उसे क्या किया तो वो चिल्लाई, नहीं 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 नहीं। वो चिल्लाने लगी क्योंकि यह सब की भयावहता ने अचानक उसे पकड़ लिया, सभी तैयारी के बावजूद। तभी निंग के शरीर ने हिलना शुरू किया, अधिकतर लतराने जैसा।
जो खून और मस्तिष्क का पदार्थ बिखरा था वो खुली खोपड़ी की ओर वापस जाने लगा। वे सभी सिर में दाखिल हो गए और जो हड्डियां चूर चूर हुई थीं वे भी फिर से एकत्रित हो गईं। जल्द ही जो शरीर कुछ सेकंड पहले पूरी तरह से मृत था अब एक शांतिपूर्ण सोते हुए शरीर जैसा लगने लगा। यह अप्रत्याशित था, निंग ने कहा जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर खड़ा हुआ। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि पुनर्जनन ऐसे काम करेगा। मुझे यकीन था कि मैं चीज़ें फिर से उगाने वाला था, लेकिन मैं जल्दी से अपने पुराने शरीर में वापस लौटकर उसने अपने नए शरीर को उसी जगह पर बैठने के लिए हिलाया। हाँ, क्या तुम इसका उपयोग नहीं करना चाहती? एलियन ने पूछा। मैं करना चाहती हूँ, मैं इसकी खेती शुरू करूंगी जब मैं जानवरों को उनके नए घर में वापस लूंगी, निंग ने कहा। इसके बाद मेरे पास अपने आप को सुधारने के लिए पूरी दुनिया का समय होगा। ठीक है, ये भी काम करेगा मुझे लगता है, एलियन ने कहा। वैसे मुझे कुछ सोचने का मन हो रहा था। ओह, तुमने इस पुराने शरीर में बदलाव क्यों नहीं किए, बजाय इसके कि तुम नया बनाते? तुम देख सकते हो कि मेरे पास कितना खेती का आधार और शरीर की खेती है। यह इस शरीर को बहुत प्रभावित करता है और इसे सामान्य चिरंजीवी शरीर से बेहतर बनाता है। तो अगर मैं इसमें कोई बदलाव करना चाहूँ तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। इसके बजाय नया बनाना और उस पर बदलाव करना बहुत आसान है। हालांकि यह महंगा है, इस शरीर में बदलाव करने से मुझे आसानी से 10 गुना अधिक खर्च करना पड़ेगा। मैंने देखा, एलियन ने कहा। हाँ, निंग ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि मेरे पास अब कितनी ऊर्जा बची है। उसने सोचा और फिर से अपनी स्थिति खोली। स्थिति उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वे बहुत शक्तिशाली हो रहे हैं। ऐस को ऐसा नहीं लगता कि उसकी शक्ति में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, लेकिन रात और नीला कुछ और ही हैं। निंग ने धीरे से कहा कि उनके रक्त रेखा की शक्तियां थोड़ी और स्पष्ट होने लगी हैं। एक और ब्रेक थ्रू उच्च क्षेत्र में और वे निश्चित रूप से विकसित हो सकते हैं। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र से अधिक क्या है? एलियो ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे कहीं पढ़ा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र स्वयं मानवता के उदय से पहले जीवों के लिए एक मिथक था, इसलिए उच्च क्षेत्र के बारे में कहीं भी कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। कुमिया ग्रह पर निंग ने कहा। अगले क्षेत्र के लिए मैं नहीं जानता कि क्या यह इस ग्रह पर प्राप्त करना संभव है, लेकिन यह अमर क्षेत्र है। यह अधिकतर उन क्षेत्रों की श्रेणी है जहां आपकी उम्र अंतहीन होती है और आप वृद्धावस्था से नहीं मरते। कई लोग इस विशेष चीज के लिए साधना करते हैं और मुझे नहीं पता कि यह इस ग्रह पर कितना संभव है, निंग ने कहा। लेकिन चिंता मत करो, अगर यह संभव नहीं है। सभी अनजाने में मानव रूप में परिवर्तित हो गए जब वे आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में पहुंचे। नाइट के काले बाल रेशमी की तरह थे जो उसके कंधों तक लहराते थे और रास्ते में किसी बिंदु पर पंखों में बदल गए। उसके लंबे शरीर पर एक अंडाकार चेहरा था जो आश्चर्य के बावजूद स्थिर अभिव्यक्ति बनाए रखता था। उसकी आंखों में पूरी तरह से काले रंग का था, बिना किसी सफेद के, जैसे वे शाश्वत गर्त के दरवाजे हों। उसने अपने लिए एक कपड़ा भी बनाया था जो एक काले चोगे के रूप में था जिसमें कुछ सफेद संकेत थे। एक इसका निर्माण छोटा था, एक चौड़े और भोले चेहरे के साथ। उसके बाल पूरी तरह से सुनहरे थे और उसकी पुतलियों में भी पीला था। वह तीनों में सबसे छोटा था और उनसे सबसे युवा भी लग रहा था। उसने अपने लिए एक सफेद और सुनहरे चोगे का निर्माण किया जो उसके शरीर के हर भाग को ढकता था। आइस के बारे में एकमात्र अजीब बात थी उसके सिर पर छोटी सी उभरी हुई जगह जो लगती थी जैसे कुछ उसमें उग रहा हो। अंत में ब्लू का उभरा हुआ नीला बाल था एक लंबे शरीर पर। उसने अपने लिए आंशिक रूप से नीले और आंशिक रूप से अपने शरीर को भी चेक करें। मेरा संतुलन अजीब है, उसने कहा। मैं आमतौर पर मेरे पीछे कुछ होता है जो मेरे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, जो आमतौर पर सामने होता है, लेकिन यह इतना अलग है। मेरे पास सामने या पीछे कोई वजन नहीं है। क्या मैं इसमें चल भी सकता हूँ? नाइट ने चलने की कोशिश की और उसे छोटे कदम उठाने पड़े क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह एक मानव शरीर को और कैसे संतुलित कर सकता है। ब्लू और एजिस ने भी वैसा ही किया। वे यहाँ तक उड़कर आए थे, इसलिए उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि एक नया शरीर चलते समय कितना अलग महसूस कर सकता है। मास्टर, देखो, मैं अपने पैर की अंगुलियों को छू सकता हूँ, ब्लू ने कहा जबकि वह अपने पैरों को छूने के लिए झुक गया। एजियस अपने सामने और पीछे को मार रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो इस वर्तमान रूप में अभी भी उतना मजबूत है या उसे फिर से परिवर्तन करना चाहिए यदि उसे इसकी आवश्यकता थी। निंग और एली बस वहां खड़े हो गए, मुस्कुराते हुए उन्हें उनके नए शरीर की आदत डालने दिया। वे छोटे बच्चों की तरह थे जिन्हें खेलने के लिए एक नया खिलौना मिला था। थोड़ी देर बाद निंग ने कहा, दोबारा बदलने की कोशिश करो, तुम्हारे पास हमेशा ऐसा करने का अवसर नहीं होगा। मानव होने की सुविधाएं होने के नाते मनुष्य शुरुआत से ही अच्छे होते हैं। दूसरी ओर पशु दुनिया की इच्छा के अनुसार ढल रहे हैं। यदि यह एक ऐसा संसार होता जहां पशु ग्रह की कृपा के स्वामी होते तो शायद हम एक पशु में परिवर्तित होने की एक कौशल प्राप्त कर लेते। निंग ने कहा, मैं देखता हूँ। एली ने कहा, कभी कभी मैं तुम्हारी कृषि संबंधी ज्ञान के लिए जलती हूँ। निंग ने कहा, मैं तुम्हें यह भी सीखने दे सकता हूँ। निंग ने कहा, सिस्टम, एक किताब बनाओ जिसमें उन्नत स्तर की कृषि का ज्ञान हो। इसका मूल्य 300 अरब होगा। क्या तुम निश्चित हो? निंग थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन जब उसने एली का उम्मीद भरा चेहरा देखा तो उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने कहा कि आज उसने पहले ही 947 ट्रिलियन खर्च कर दिए हैं, इसलिए उसके लिए 300 अरब कुछ नहीं था यदि इसका अर्थ था कि दूसरों को कृषि के संबंध में मूल्यवान ज्ञान प्राप्त होगा।
उसके सामने सफ़ेद प्रकाश चमका और उसके हाथ में एक विशाल किताब प्रकट हुई। तीनों ने अपने मूल पशु रूप में वापस लौटने का रास्ता खोजने के लिए थोड़ी देर संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने इसे कर लिया। एक ऐसा गिलास जो उसकी कंधे पर बैठा था ऐसे एक छोटे बीटल में बदल गया जो उसकी चोली पर एक बैज की तरह चिपक गया। अंत में नीला एक बहुत छोटे बार ड्रैगन में बदल गया और इसे उसके कलाई के चारों ओर कुछ बार कंगन की तरह लपेट दिया। क्या तुम लोग ये सुनिश्चित हो कि तुम अपने मानव रूप में नहीं बदलना चाहते या यहाँ तक कि सामान्य रूप में भी रहने के लिए? निंग ने पूछा। हम मानव रूप के आदी नहीं हैं मास्टर, इसलिए हमें गलतियां करने का डर है जो आपको शर्मिंदा कर सकती हैं, नीला बोला। और हमारे सामान्य रूप बहुत विशाल है ताकि सामान्य मानव समाज में घूम सकें अगर हमें वहीं जाना है तो, एस ने कहा। नाइट ने दोनों अन्य के साथ सहमति व्यक्त की। ठीक है, निंग ने कहा और टेलीपोर्ट कर दिया। जब उसने पुनः प्रकट किया तो वह उत्पत्ति के बाहर था। उसने फिर से एक बार टेलीपोर्ट किया ताकि वह केंद्रीय महाद्वीप के सेफ साम्राज्य में प्रकट हो सके। बहुत कोशिशों के बाद उसने सीखा कि कब में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन हर 5 बार में से 3 बार टेलीपोर्ट नहीं करता था और अन्य 2 बार या अन्य 2 महाद्वीपों में से एक होता था। बाहरी दुनिया के साथ संपर्क। निंग को यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं लगा ये देखते हुए कि वे साम्राज्यों की सीमा पर थे और साम्राज्य आमतौर पर उन लोगों की परवाह नहीं करते जो राजधानियों और अन्य बड़े शहरों से बहुत दूर होते हैं। वो लोगों को आसानी से डराना नहीं चाहता था, इसलिए वो उन पहाड़ों में उदित हुआ जो सिर्फ पेड़ों से ढके हुए थे। ये बहुत घना है, निंग ने सोचा जैसे उसने पेड़ों को देखा। क्या ये स्थान है मास्टर? नाइट ने उसके कंधे से पूछा। मुझे लगता है, निंग ने कहा। उसने फिर से उस कौशल का उपयोग किया और धड़कन का अनुभव वहाँ बहुत तीव्र था। हाँ, यह निश्चित रूप से यहाँ के आसपास है। भावना इतनी मजबूत है कि दिशा बताना असंभव है। उसने कहा, हमें पता लगाना होगा कि क्या वे किसी भी जानवरों के बारे में जानते हैं। मैं सोचता हूँ, निंग ने कहा। अचानक उसे काफी दूर से चलने की एक समान आवाज सुनाई दी। पीछे से मार्चिंग की एक आवाज सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा कि बहुत से लोग पहाड़ की ओर चढ़ाई कर रहे थे, चोटी की ओर जा रहे थे। उसे लगभग 25 लोग दिखाई दिए, बिगड़े हुए लोग। अगर बाकी पुरुषों के रास्ते में आंसू नहीं गिरा रहे होते तो ये शादी है क्या? उसने सोचा कि इससे समझ में आएगा क्योंकि उनमें से ज्यादातर रो रहे थे। छोटी घंटी, अब से लगभग 10 और मिनट हैं। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? एक बुजुर्ग ने उससे पूछा। मैं ठीक हूँ पिता, मैं वो करूंगी जो मुझे करना है, लड़की ने अपने आंसुओं के माध्यम से बोला। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मैं एक पिता के रूप में तुम्हें बेहतर जीवन नहीं दे सका, आदमी ने कहा। नहीं पिता, यह मेरी पसंद थी। मैंने ये सब आपके लिए करने का निर्णय लिया। मुझे इसका एक भी क्षण का पछतावा नहीं है, लड़की ने कहा। निंग ने पूरे मामले को देखा और देख सकता था कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे ये सब देखकर असहज महसूस हुआ। ठीक किस ओर जा रहे हैं वे? पर्वत पर। वहाँ क्या है? 10 मिनट की पैदल यात्रा के बाद निंग ने सोचा और अपने दिव्य अनुभव को बाहर भेजा, ये देखने के लिए कि एक गुफा है जो पर्वत में खोदी गई है। ओह, क्या वहाँ कोई रहता है? उसने सोचा। उसने कुछ मिनटों के लिए जानवर की खोज को रोकने का निर्णय